अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक-ठाक। मेरा नाम रोहानुल हक है और आज हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। आप में से वो लोग जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, आप सबसे गुज़ारिश है अगर आपकी बेसिक्स अच्छी नहीं हैं, तो मेरी जो ये प्लेलिस्ट है फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसको आप पूरा सीक्वेंस वाइज़ देखिए ताकि आपको एक-एक चीज़ बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए। उसके अलावा अगर आपके कोई दोस्त हैं जो एप्टीट्यूड इंग्लिश क्लासेस का हिस्सा हैं, यानी कि किसी भी तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, एमकेट हो गया आपका या ईकेट हो गया या कोई भी दूसरे एग्ज़ाम्स हैं आपके, क्योंकि इंग्लिश जो ऐसी लैंग्वेज है या ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह ही आता है, तो अगर वो किसी भी तरह के इस कॉन्सेप्ट की तैयारी कर रहे हैं या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह की चीज़ उन्हें समझनी है, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि यहाँ मैं फ्रॉम ज़ीरो टू 100 या फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड हर एक चीज़ को लेके चलूँगा। यानी कि अगर आपने ये वीडियो देख ली, तो इसका मतलब आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ख़त्म। ये मेरे इस सीरीज़ की या इस सब्जेक्ट सीरीज़ की आखिरी वीडियो होने वाली है। सो अब बिना किसी देरी के अगर आपके पास कोई भी मेरे लिए क्वेश्चंस हों, क्वेरीज़ हों थ्रू आउट द सेशन, तो कमेंट सेक्शन में दी गई लिंक पर आप क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पहुँचेंगे, जहाँ आप मुझसे सवालात पूछ सकते हैं। सो नाउ लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है। आपके सामने लिखा हुआ है, देखो इसको इसी तरह लिखते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान एक हाइफन होगा, यानी कि एक जो छोटा सा डैश आपको दिख रहा है ना, ये लाजमी होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसके मतलब को समझते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है? आप लोगों के जहन में एक्चुअली आ क्या रहा है? तो आप में से कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे और शायद उनका जवाब यही होगा कि किसी तरीके का एग्रीमेंट है, किसी तरीके का मुआहिदा है। मुआहिदा एक्चुअली इसको उर्दू में कहते हैं, एग्रीमेंट को उर्दू में हम कहते हैं मुआहिदा। लेकिन ये इसका मतलब नहीं है, ये तो इसकी ट्रांसलेशन है। हमें मतलब बताइए। तो मतलब इसका ये है कि जैसे कि समझ लीजिए मेरे और आपके दरमियान एक एग्रीमेंट है। ठीक है, तो एग्रीमेंट होने का मतलब ये है कि मैं और आप किसी एक बात को मानते हैं, किसी एक चीज़ को मानते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं और आप इस बात पर एग्री करते हैं कि टिकटॉकर्स फारिग हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं और आप एक चीज़ को मानते हैं, वो चीज़ ये है कि टिकटॉकर्स फारिग हैं। इसका मतलब ये कि आप भी इस बात से बिल्कुल राज़ी हैं कि टिकटॉकर फारिग हैं, और मैं भी इस बात से पूरी तरह राज़ी हूँ कि टिकटॉकर्स फारिग हैं। तो ये एक ऐसी बात हो गई कि ये हमारे दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, कि मैं और आप इस बात पर एग्री करते हैं। आप बात को समझ पा रहे हैं? तो इसी तरह मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब जो हैं, ये दोनों किसी एक बात को मानते हैं, किसी एक बात पर एग्री करते हैं। वो बात क्या है? वो चीज़ क्या है? आइए चलिए उसे देखते हैं इसकी डेफिनेशन से। An agreement between a subject and a verb to follow the same pattern of count of an individual, that is either both singular or plural to form a complete sentence. एक लफ्ज़ समझ नहीं आएगा अगर मैं सिर्फ अंग्रेजी पढ़ के छोड़ दूं। ऐसा ही है, कोई बात नहीं, आपको मतलब बताएंगे इसका। एन एग्रीमेंट बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान एक एग्रीमेंट है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा? दोनों सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, और पैटर्न किस चीज़ पे बेस करेगा? पैटर्न बेस करेगा काउंट ऑफ एन इंडिविजुअल। काउंट ऑफ एन इंडिविजुअल का मतलब यह है कि एक शख्स की जो क्वांटिटी है उस पर मैटर करेगा। यानी कि मैं कहना चाहूँ कि जैसे अगर सब्जेक्ट एक अकेला आदमी है, तो उस अकेले आदमी को या बंदे को हम सिंगल कहते हैं, और सिंगल से ही आया है सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर आया है किससे? सिंगल से, यानी कि वो अकेला है, एक है। ठीक है, और या तो अगर वो सिंगल हुआ, तो अगर सब्जेक्ट सिंगल हो रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ये एग्रीमेंट है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि वर्ब जो है वो भी वही काम करेगा जो सब्जेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट जो है वो भी वही काम करेगा जो वर्ब कर रहा है। तो अगर यहाँ सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर आ गया है, तो ये लाजिम है कि वर्ब को भी सिंगल ही आना है। क्यों? क्योंकि ये इनके दरमियान का एक एग्रीमेंट है, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ सिंगल ही हो। बात यह है कि प्लूरल भी हो सकता है। प्लूरल का मतलब यह है कि ज़्यादा, एक से ज़्यादा। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, ये इतनी बच्चों वाली बातें मैं अभी बता रहा हूँ और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है इससे, क्योंकि ये तो आपको आना चाहिए।
ये तो अभी हम बिल्कुल दरवाजे पे भी नहीं है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो मेन बातें हमारी थोड़ी लेट हो रही हैं, लेकिन चूंकि आप में से बहुत सारे होंगे जिनकी शायद बेसिक्स ना पक्की हो, जो शायद चीज़ों को अच्छी तरह कैच ना कर पाए, तो उन्हें मैं ज़रा नीचे ज़ीरो लेवल से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल में से जो भी कुछ होगा तो वही वर्ब होगा। ये तो पहली बात हो गई, ठीक है। लेकिन इनका मकसद क्या है, इस एग्रीमेंट का मकसद क्या है, इस एग्रीमेंट को फॉलो करने का मकसद क्या है? जैसे मेरे और आपके दरमियान जो एग्रीमेंट था उसका तो एक मकसद था ना कि हाँ भाई टिकटॉकर्स फाड़े गए, हमने एक स्टेटमेंट दी है। लेकिन इस एग्रीमेंट का क्या मकसद है? इस एग्रीमेंट का मकसद ये है कि ये दोनों चीज़ें या ये दोनों काम मिलकर जो हो रहे हैं इनसे एक बन जाता है कंप्लीट सेंटेंस। क्या बोला मैंने? इनके इस एक्शन से, इस एक्ट से, यानी कि सिंगुलर या प्लूरल होने से और वर्ब को भी उसको फॉलो करने से होता क्या है? होता ये है कि एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। कैसे बनता है, क्या बनता है, वो हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। खैर, अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पर आपको थोड़ा सा अपनी अटेंशन थोड़ी डालनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ी सी अपनी नज़रें आप इधर रख लीजिए, क्योंकि अगर आप इन पॉइंट्स को भूल जाते हैं इन केस, तो आगे आने वाले जितने भी केसेस हैं उनमें आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर वन, अ सब्जेक्ट कैन ओनली बी अ नाउन। ये स्लैश डला हुआ है, ठीक है। स्लैश का मतलब हो गया और। तो अ सब्जेक्ट कैन ओनली बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। क्या मतलब हुआ इस बात का? सब्जेक्ट या तो सिर्फ एक नाउन होगा या तो सिर्फ एक प्रोनाउन होगा। अब मसला ये, बहुत सारे लोग शायद शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक ना एक बंदा कोई ना कोई होता है जिसको शायद ना पता हो, तो मैं आपको बता दूं, नाउन जो है वो किसी भी चीज़ को हम कहेंगे, ठीक है। अब वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, अगर उस चीज़ का नाम है तो वो नाउन है, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि प्रोनाउन हम ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो नाउन की जगह पे आ सकें, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अली बोल रहा हूँ तो अली एक लड़का है, अब अगर मुझे प्रोनाउन यूज़ करना है तो मैं उसके लिए प्रोनाउन ही यूज़ करूँगा, ठीक है। वो हम इनके जब पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ेंगे या पूरे पूरे डिटेल लेक्चर देखेंगे तो उसमें समझेंगे, ठीक है। बस आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि क्या मतलब है। तो बस इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ, वो ये पहले पॉइंट में कि सब्जेक्ट या तो सिर्फ एक नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब है, सब्जेक्ट जो है वो एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट जो है वो एडवर्ब है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता, ठीक है। तो आई होप पहला पॉइंट क्लियर है आपको। दूसरा पॉइंट ये कहता है, दूसरा पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे की पॉइंट दूसरा पॉइंट है। वो क्या है? वो ये है कि अगर मैं इस मुआहदे को तोड़ दूं, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, अगर मैं इस एग्रीमेंट को, इस मुआहदे को तोड़ दूं, तोड़ने का मतलब ये है कि कोई एक बंदा इनमें से उस मुआहदे को पूरा नहीं करेगा, ठीक है। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जैसे कि मैं कह दूं कि दोनों में से दोनों एक दोस्त हैं, समझो सब्जेक्ट एक शख्स है, वर्ब भी दूसरा कोई शख्स है, और दोनों आपस में दोस्त हैं। और सब्जेक्ट ने कॉल करी वर्ब को, ठीक है। मैं अब कहानी बना रहा हूँ, थोड़ा कहानी को गौर से सुनो। सब्जेक्ट ने कॉल करी सब्जेक्ट ने कॉल करी वर्ब को और पूछा कि भाई तुम्हें चलना है कहीं, बुक्स पे वगैरह चलना है, ऐसी पूछ लिया उसने, ठीक। समझ लो, बस समझ लो यार, उल्टा सीधा है मुझे पता है थोड़ा, लेकिन समझ लो जो बताना चाह रहा हूँ ताकि वो जहन में आ जाए। वैसे तो बहुत आसान बात है, बहुत सारे आप में से कैच भी कर लेंगे, लेकिन जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए है कि फिर वो भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है। तो अब सुनो, फिर से सुनो। सब्जेक्ट जो है वो कॉल करता है भाई वर्ब को, और वर्ब से कहता है कि कहीं चलना है तो बुक्स पे वगैरह। तो वर्ब अब क्या कह रहा है, वर्ब की बात सुनना। वर्ब कह रहा है कि हाँ ठीक है, कब? तो वो बोल रहा है कल, ठीक है। तो अब कल की बात है ये। अगर कल जाने की बात हो रही है तो फिर उसने ये बोला कि हाँ ठीक है देखते हैं इंशाल्लाह। ये जो ये वाला होता है ना, हाँ ठीक है देखते हैं इंशाल्लाह, ये थोड़ा सा डेंजरस होता है। कि हाँ, जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह पता है, क्योंकि इस फ्रेज़ का या इस बात का मतलब ये होता है कि नहीं आ रहा है, सामने वाला बंदा हाँ तो कर रहा है लेकिन नहीं आ रहा है, ठीक है। ये पक्का-पक्का इसका मतलब है। और अगर सब्जेक्ट ने ऐसा समझा नहीं है, सब्जेक्ट समझ रहा है कि शायद वो आ रहा है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट बोलेगा ओके ठीक है, सब्जेक्ट ने रख दिया, ठीक है। अब होता कुछ यूँ है, कल का दिन आ गया, अब इन्हें जाना है, तो अब उधर सब्जेक्ट तो पहुँच गया, जहाँ पहुँचना था ना वहाँ सब्जेक्ट पहुँच गया, उस जगह पे सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। लेकिन वर्ब ने चूंकि क्या बोला था? वर्ब ने बोला था हाँ ठीक है चलो देखते हैं इंशाल्लाह।
तो इस बात का मतलब ये हुआ कि भाई वर्ब ने करा दी है टोपी। और देसी में अगर मैं बोलूँ और जो खुले लफ्ज़ों में बोलूँ तो वर्ब भाई ने करा दी है टोपी। दैट मीन्स कि वर्ब जो है वो वहाँ पे नहीं आया। ठीक है, तो इसी तरह इंग्लिश में क्या हुआ, इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में देखूँ तो एक सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आ गया लेकिन वर्ब नहीं आया। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब नहीं आया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो सेंटेंस नहीं रहा, वो क्या बन गया, वो एक फ्रेज बन गया। क्या बोल रहा हूँ मैं, वो एक फ्रेज बन गया। फ्रेज से मुराद के आधी अधूरी बात या इनकम्प्लीट सेंस और मीनिंग देने वाले लफ्ज़ों को हम फ्रेज कहते हैं, जिनके मतलब और मायने पूरे ना हो। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए कि सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब नहीं आ रहा, तो भी फ्रेज बनेगा। अगर ऐसा हो जाए कि वर्ब आ रहा है, वर्ब ने बोला कि हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ, लेकिन दूसरी बार में सब्जेक्ट ने करा दी है टोपी। दोस्त एक दूसरे को टोपी कराते रहते हैं, बस यहाँ पे भी यही सीन है। तो अगर सब्जेक्ट ने बोल दिया कि भाई मैं नहीं आ रहा, तो इस सिचुएशन में भी सेंटेंस नहीं बनेगा। इस सिचुएशन में बनेगा एक फ्रेज। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और अगर ऐसा हो जाए कि सब्जेक्ट भी नहीं आ रहा, वर्ब भी नहीं आ रहा, तो फिर क्या होगा, फिर भी फ्रेज बनेगा। और अगर इन तीनों कंडीशंस में फ्रेज बन रहा है, मैं सम अप कर रहा हूँ, अगर इन तीनों कंडीशंस के अंदर फ्रेज बन रहा है, तो इस बात का मतलब ये हो गया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉलो नहीं होगा। सेंटेंस बनने के बजाय इन्होंने क्या बना दिया, एक फ्रेज बना दिया। और फ्रेज कैसे बना, आधी अधूरी बात। अगर मैं बोल दूं अंडर द ट्री, तो ये एक फ्रेज है, ना इसके अंदर सब्जेक्ट है ना इसके अंदर वर्ब है। अगर मैं बोल दूं इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, तो यहाँ पे इज स्टैंडिंग आपका वर्ब है, लेकिन अंडर द ट्री आपका फ्रेज है, तो सब्जेक्ट कहाँ गया, सब्जेक्ट नहीं है। तो इस सिचुएशन में भी एक बन गया फ्रेज। और अगर मैं बोल दूं अली और फिर मैं बोल दूं अंडर द ट्री, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट तो आ गया लेकिन वर्ब नहीं है। तो इस सिचुएशन में भी क्या हुआ, फ्रेज बना। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉलो नहीं होता। ठीक है, चाहो तो मेरी बात को रिवाइंड करके देख लेना या सुन लेना, ताकि तुम्हें जो चीज़ अगर तुमने कोई मिस कर दी है तो वो तुम्हारे जहन में फिट रहे। दूसरी बात ये कि अगर मैं इसका सेंटेंस बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह होगा, अली इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। अली इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। इस बात का मतलब ये हुआ कि अंडर द ट्री यहाँ पे फ्रेज तो है, लेकिन फ्रेज के साथ सब्जेक्ट भी आ गया जो कि कौन है, अली। और वर्ब भी आ गया, वर्ब क्या है यहाँ पे, इज स्टैंडिंग। जिसके और अंदर अगर हम देखें तो इज आपका हेल्पिंग वर्ब है और स्टैंडिंग आपका एक्शन वर्ब है। ठीक है, तो ये देखो मैंने सिर्फ एक स्लाइड के अंदर तुम्हें कितनी डिटेल दी है। अभी पता नहीं कितनी स्लाइडें बाकी हैं, तो हमें उन सारी स्लाइड्स को देखना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे वो ये थी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। अब ये बात थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पा रही थी, है ना, तो अब यहाँ मैंने क्लियर कर दी है। सिंगुलर सब्जेक्ट से मुराद है ही, शी, इट या कोई भी आदमी जो कि अकेला हो। किसी भी आदमी का नाम, वो सलीम हो, कलीम हो, अकरम हो, इकराम हो या कोई भी हो, आसिफ हो, अली हो या कोई पठान हो, डजेंट मैटर। हमें वो एक नाम चाहिए या एक शख्स चाहिए, ठीक है, जो अकेला है। और अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब के अंदर आपको मिलेगा इज, एम, वॉस, हैज, डस, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब से हटके कोई दूसरा वर्ब होगा, कोई एक्शन वर्ब होगा, तो उस वर्ब के साथ हमेशा इस कंडीशन के अंदर उसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस, ई एस या आई ई एस लगाना पड़ेगा। ये वाली बात आपके थोड़ी समझ नहीं आई ना? शायद कुछ लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आपको समझ नहीं आई तो आप एक वर्ब अपने जहन में लाइए, जहन में लाइए, प्ले, आ गया, PLAY, प्ले। अब अगर आपके सामने एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और आपको वर्ब भी यूज करनी है, तो आप पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके साथ जब आप प्ले लगा रहे होंगे तो आप इस सिचुएशन के अंदर एस, ई एस का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको ये बात पता है कि प्ले के साथ ई एस नहीं आता, आई ई एस नहीं आता, तो हम एस लगाएंगे तो वो बन जाएगा प्लेस। तो अगर मैं कोई सेंटेंस बनाना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि
ही प्लेस क्रिकेट, बहुत इजी सेंटेंस, ही प्लेस क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ मैंने प्लेस लगाया है। कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि ही प्ले क्रिकेट, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ही है ना, ही कौन है, सिंगुलर है, और सिंगुलर कंडीशन के अंदर हमें एक सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर हमें प्ले नहीं लिखना है, हमें प्लेस लिखना है। या हम कोई भी वर्ब लगाते हैं तो उस वर्ब के साथ हमें एस ई एस या आई ई एस का इस्तेमाल करना है, ये बात लाजिम है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक सेकंड कंडीशन की बात करूं जिसके अंदर हमें प्लूरल को देखना है, तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उस कंडीशन के अंदर वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। कैसे? प्लूरल के अंदर आता है आई, वी, यू, दे, या कोई भी नाम जो एक से ज्यादा शख्स के लिए हो, मतलब एक से ज्यादा लोग हों। अब इस बार अगर सलीम, कलीम, इकराम, अकरम, पठान कोई भी आएगा तो वो लाइन बाय लाइन एक ही सेंटेंस में आएंगे। कैसे आएंगे वो? जैसे अगर मैं बोल दूं सलीम एंड कलीम, तो यहाँ ये दोनों तो सिंगुलर हैं, लेकिन दोनों को मिला के एंड जो है वो इनको मिला रहा है। ठीक है, वो अभी हम केस में देखेंगे, लेकिन मैं पहले बता दूं, अगर एंड इन दोनों को मिला रहा है तो इसका मतलब ये बन जाएंगे प्लूरल। कैसे बनेंगे अभी ये सब हम आगे देखते हैं। खैर, यहाँ तक आप इतना याद रखिए कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। और सब्जेक्ट आपके कौन कौन से प्लूरल हो सकते हैं? आई, वी, यू, दे। अब इसमें बहुत सारे बच्चे एक चीज नोटिस करेंगे और मुझे बोलेंगे, वो ये कि आई जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, और वो होता है एक ही आदमी के लिए, हमारे लिए। यानी मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आई एम डूइंग दिस या आई एम डूइंग दैट, तो उसमें मैं अकेला हूँ ना, तो फिर मैं इसको प्लूरल में क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, यानी प्लूरल सब्जेक्ट क्यों है ये? पॉइंट है ना? जिन्होंने नोटिस करा, बहुत बहुत आपको मुबारक हो भाई, आपने एक बहुत बड़ी गलती नोटिस करी, लेकिन ये गलती एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, इसके पीछे एक लॉजिक है, एक एक्सेप्शनल केस है, वो ये आपको समझना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। खैर, आप बस इतना याद रखिए कि आई जो है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सब तो हो गए आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मसला सारा ये है कि एक और चीज़ होती है, जैसे कि मैं बोल दूं टीम, सिर्फ टीम बोल दूं, तो आपको ये बात पता है कि टीम के अंदर प्लेयर्स होंगे। अब ये बात मैटर नहीं करती कि वो फुटबॉल टीम है, क्रिकेट टीम है, मैंने सिर्फ टीम मेंशन किया और उसके अंदर प्लेयर्स हैं बहुत सारे, प्लेयर्स को मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ टीम मेंशन किया। और मैं सिर्फ बोल देता हूँ कि अ टीम ऑफ क्रिकेट, मैंने बोल दिया, तो यहाँ पे आपकी जो ये टीम है ना, ये एज अ प्लूरल नाउन है या प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन कोई वर्ब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। कभी कभी सिचुएशंस में, जब ऐसी सिचुएशंस के अंदर जब आपको वर्ब मिले या वर्ब आपके सामने हो, तो आप ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हमारा रूल है कि प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब आता है, यानी अगर प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। इसीलिए इस टीम को प्लूरल कंसिडर किया जाता है। और ये सिर्फ टीम के लिए नहीं है, जितने भी कलेक्टिव नाउन इस तरह आ रहे हैं ना, जैसे मैं बोल दूं आर्मी, तो वो भी प्लूरल है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि अब इसके साथ एक चीज़ है जो बहुत कंफ्यूज करती है लोगों को, वो ये कि अगर मैं बोल दूं अ टीम ऑफ प्लेयर्स, या अगर मैं बोल दूं एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो इस सेंटेंस के अंदर, इस बात के अंदर मैंने टीम के साथ साथ उसके अंदर मौजूद प्लेयर्स को भी बता दिया, और मैंने आर्मी के अंदर मौजूद उसके साथ साथ उसके सोल्जर्स को भी बता दिया, यानी उसके अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको मेंशन कर दिया। या अगर मैं बोल दूं काउंसिल, तो यहाँ काउंसिल प्लूरल है, काउंसिल प्लूरल है, लेकिन अगर मैं बोल दूं अ काउंसिल ऑफ मेंबर्स, तो काउंसिल के अंदर मौजूद मेंबर्स को भी शामिल करने से वो क्या बन जाएगा, फिर वो प्लूरल नहीं होगा, फिर वो सिंगुलर बन जाएगा, उसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, ये बात आप हमेशा हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा नज़र आता है। ठीक है, खैर, यहाँ पे कुछ वर्ब लिखे हुए हैं, वो प्लूरल होते हैं, तो होने चाहिए, जैसा कि वर, हैव, आर, डू। आपको ये बात पता है, जैसे दे के साथ हम लोग लगाते हैं दे वर, दे हैव, दे आर, दे डू, यू के साथ भी लगाते हैं। तो ये सब प्लूरल है, तो इसलिए इनको प्लूरल वर्ब्स के साथ यूज़ किया जाता है। और प्लूरल में एक खास बात ये, जैसे कि ऊपर मैं आपको बता रहा था कि एस ई एस लगता है, इसमें एस ई एस आप हटा देते हैं, ठीक है, या आई ई एस को आप हटा देते हैं, वो प्लूरल बन जाता है। अगर आप लगा देंगे तो वो क्या होगा, सिंगुलर, अगर आप हटा देंगे तो क्या होगा, प्लूरल।
बस ये इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है इस वाली चीज़ से। तो अब हम बात करेंगे कि आई का जो एक्सेप्शनल केस है मैंने उसे प्लूरल में क्यों डाला है, हालांकि सबको पता है कि आई जो है वो एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं एक्सेप्शनल केस बताऊं तो इसमें एक बात आप सबसे पहली बात अपने पास लिख लीजिए, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती, वो ये कि आई जो है वो एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है जी। तो फिर इसको प्लूरल में क्यों लिखेंगे? दरअसल यहाँ पे ये प्लूरल के साथ इसलिए आया हुआ है क्योंकि आई का सिंगुलर के साथ सिर्फ मतलब सिर्फ दो ही यूज हैं आई के सिंगुलर के साथ। वो कैसे कि आई तो खुद एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सबसे पहली बात जो कि फिक्स है मैंने बता दी। लेकिन आई के साथ अब सिंगुलर वर्ब भी आते हैं और आई के साथ प्लूरल वर्ब भी आते हैं। कैसे आ रहे हैं बता देता हूँ। आई के साथ सिंगुलर वर्ब के अंदर आई एम और आई वॉज यूज होते हैं। जैसा कि मैं आपको पीछे वापस स्लाइड पे ले जाऊं, पीछे स्लाइड में आप देख सकते हैं सिंगुलर वाले पोर्शन के अंदर एम भी मौजूद है, वॉज भी मौजूद है। ठीक है, जबकि आई के साथ जब हम प्लूरल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये बात पता है कि आई हैव आता है। और अगर हम कोई भी एक्शन वर्ब ले लें तो उसके साथ एस या ई एस या आई ई एस नहीं लगा हुआ होता। आई प्ले होता है, आई प्लेज नहीं होता, आई मेक होता है, आई मेक्स नहीं होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक बात है। और इसी तरह आई के साथ डू लगा हुआ है। अब हैव और डू फिर पीछे ले जाता हूँ। अब आप ढूंढिए कि हैव और डू किस वाले वर्ब सेक्शन में मौजूद। तो आपको दिख गया कि आई साथ जो ये हैव और डू लगे हुए हैं ये आपके प्लूरल में मौजूद हैं। तो यही वजह है कि मैंने आई को प्लूरल के अंदर डाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखें तीन ऐसे रूल बताए जा रहे हैं जो प्लूरल वाले हैं और दो ऐसे रूल बताए जा रहे हैं जो सिंगुलर वाले हैं। हालांकि आई जो होता है वो होता तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ही है, लेकिन हम इसको लिख किसके अंदर रहे हैं, प्लूरल के अंदर, क्योंकि इसके रूल्स जो हैं वो प्लूरल के क्वांटिटी के मुताबिक, वेटेज के मुताबिक है। तो आप बस ये याद रखिएगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इतनी खिचड़ी बनाने के बजाय, खिचड़ी बनाने के बजाय आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आ रहा है, जब आई सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिर्फ ये ही दो सिंगुलर वर्ब्स आएंगे। और जब आई सिंगुलर होगा तो उसके साथ प्लूरल के अंदर सिर्फ ये ही तीन कंडीशंस होंगी मैंने यहाँ मेंशन है। बस मुझे इतनी सी बात आपको बतानी थी। तो अब हम देखते हैं केसेस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। थोड़ी सी अपनी अटेंशन ज़्यादा रखिएगा क्योंकि अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो सारा बेसिक से रिलेट कर रहा था या एकेडमिक इंग्लिश से रिलेट कर रहा था। अब बारी है कम्पिटिटिव इंग्लिश की। सो ऑन नंबर 1 वी हैव सिंगुलैरिटी टाइप 1। ये क्या है? नाम से घबराना नहीं है। क्या इसके अंदर बहुत आसान बात है, और वो आसान बात यह है कि जब भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एक सिंगुलर वर्ब आएगा। कैसे? आइए अब हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। जैसे कि मैं एक बात बोलता हूँ, डेक्स्टर इज वेरी इंटेलिजेंट। डेक्स्टर जो है वो बहुत जहीन है। ठीक है, मैंने क्या बोला? डेक्स्टर इज वेरी इंटेलिजेंट। डेक्स्टर की बात हो रही है। डेक्स्टर कौन है? डेक्स्टर आपके पास ये सामने मौजूद। आप में से वो लोग जो शायद इस कार्टून को, और वो भी होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं। खैर ये एक डेक्स्टर है, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़हीन आप कह लें बच्चा है या लड़का है, जो भी आपको लग रहा है हाइट वाइज, जो भी है। खैर ये बहुत ज़हीन है, मेन पॉइंट, ठीक है। तो अब आप देखिए डेक्स्टर यहाँ पे आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है और एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। ये बात आपको सही साफ दिख रही है, मैंने डेक्स्टर्स नहीं बोला, या डेक्स्टर के साथ किसी और लड़के या लड़की को ऐड तो नहीं किया ना। तो डेक्स्टर अकेला है तो इसका मतलब वो एक सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट है। इसी तरह इस जो आपका मौजूद है इस सेंटेंस के अंदर, वो आपका एक वर्ब है और सिंगुलर स्टेट वर्ब है। सिर्फ वर्ब नहीं है, सिंगुलर स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि डेक्स्टर की यहाँ पे हमें कंडीशन या हालत बताई जा रही है, जबकि डेक्स्टर कोई काम नहीं कर रहा है। अगर डेक्स्टर यहाँ पे नाच रहा होता, डांस कर रहा होता या कुछ भी कर रहा होता तो हम बोलते हैं दैट्स अ सिंगुलर एक्शन वर्ब। लेकिन यहाँ पे हम डेक्स्टर की सिर्फ एक हालत बता रहे हैं कि डेक्स्टर जो है वो इंटेलिजेंट है, जहीन है, ठीक है, ये उसकी स्टेट है। तो यहाँ पे हम सिंगुलर स्टेट वर्ब को मेंशन करेंगे। अब सही है भाई, आपने तो स्टेट वर्ब से हमें समझा दिया, लेकिन एक्शन वर्ब से कैसे पता चलेगा? तो मैं बैठा हुआ हूँ, मैं हूँ, और मैंने एग्जाम्पल्स भी बनाई हैं। अगर मैं बोल दूँ द कैट ड्रिंक्स मिल्क, फिर बोलो क्या बोला मैंने? द कैट ड्रिंक्स मिल्क।
यहाँ पे आपका कैट जो है वो फिर से एक सब्जेक्ट है और एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, कैट्स नहीं बोल रहा मैं, एस नहीं लगा हुआ, सिर्फ कैट है। तो कैट का मतलब वो एक सिंगुलर नाउन है। और अगर नाउन सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो इसका मतलब वर्ब भी सिंगुलर आई हुई होगी। जी हाँ, बिल्कुल। ड्रिंक्स जो है, मैंने बताया था, कोई भी एक्शन वर्ब आपका आ जाए और उसके साथ एस ई एस या आई ई एस लग जाए, तो ये चीज़ उसको बना देती है सिंगुलर। ठीक है, अभी यही सब हमने पढ़ा पीछे। तो यहाँ पे आपका ड्रिंक्स बन गया है क्या, वर्ब, जो कि सिर्फ वर्ब नहीं है बल्कि सिंगुलर एक्शन वर्ब है। फिर कैट जो है वो क्या कर रही है, वो क्यों है, क्योंकि कैट जो है यहाँ पे ड्रिंक कर रही है, क्या यानी पी रही है क्या, मिल्क। बोलो तो कैट भी दिखा देता हूँ, ये देख लो, हो गया। थक गया मैं थोड़ी सी देर में ही, हालांकि अभी इतनी सारी स्लाइड्स हैं, लेकिन चूंकि मुझे बहुत डिटेल में जाके आपको बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। मुझे पता है हर कोई शायद मेरी इंटेंसिटी या लेवल को मैच ना कर पा रहा हो, या बहुत सारे लोग हों जिनको बहुत मज़ा आ रहा हो अब तक। तो खैर जो भी है, आप देखिए, आपको यहाँ तक बात आई होप सो समझ आई होगी। ठीक है, इस चीज़ को, इस पूरे केस को हम कहते हैं सिंगुलैरिटी टाइप 1। तो अब हम चलते हैं दूसरे पे। दूसरा है एज ऑब्वियस, जब सिंगुलैरिटी टाइप 1 आई है तो इसका मतलब एक होगी सिंगुलैरिटी टाइप 2। इसके अंदर क्या बात है, इसके अंदर दरअसल बात सिर्फ इतनी सी है कि जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मिल जाए, तो ऐसे में आपके सामने आता है प्लूरल वर्ब। अरे सर ये क्या बात कर दी आपने, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, फिर तो फ्रेज आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन हमने तोड़ दी। हमने तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये पढ़ा है कि जब सिंगुलर आएगा उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, ऐसा ही है। यहाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे ये आ गई है कि इस बार सिंगुलर सब्जेक्ट एक नहीं दो दो हैं। लिखा हुआ है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इस बात का मतलब ये हो गया कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के मिलने की वजह से, साथ आने की वजह से, हम इस सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर कंसिडर नहीं करेंगे। ये मिलकर बन जाएगा एक प्लूरल सब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल बन गया है तो जाहिर है फिर वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अब ये बात समझ में आई। और यही ये बात हमें बताता है क्या, सिंगुलैरिटी टाइप 1, ओ सॉरी सिंगुलैरिटी टाइप 2। 1 में हमें नॉर्मल सिंगुलर सब्जेक्ट मिल रहा था, 2 के अंदर हमें दो सिंगुलर मिलकर एक प्लूरल दे रहे हैं, तो वो सिंगुलैरिटी टाइप 2 है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है बोलते में स्लिप ऑफ टंग हो जाए, लेकिन मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बस मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। तो अब मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ। अली एंड सारा, जो कि नेशनल हमारे पास सेंटेंस होते हैं, अली एंड सारा से ही बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा बुक्स में, वर्क बुक्स में। तो खैर, अली एंड सारा हैव डन देयर होमवर्क। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे, मैं तुम्हें अली सारा खड़े करके यहाँ पे दिखाऊं, बना के दिखाऊं? नहीं भाई, इतना फारिग थोड़ी हूँ मैं। तो अली एंड सारा हैव डन देयर होमवर्क, अली एंड सारा ने अपना होमवर्क कर लिया है। इस बात का क्या मतलब हुआ, वही बात जो केस के अंदर दिख रही है साफ। अली है एक सिंगुलर सब्जेक्ट, सारा है एक सिंगुलर सब्जेक्ट, मैंने दोनों को लाके जोड़ दिया, किससे, एंड से। तो अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है तो इसका मतलब ये क्या बन गए हैं, ये एक सब्जेक्ट तो बन गए हैं, लेकिन ये एक प्लूरल नाउन बन चुके हैं अब। ठीक है, अब इन दोनों की मिलाकर बात हो रही है तो एज अ प्लूरल नाउन हो रही है। और अगर इन दोनों की बात मिलाकर एज अ प्लूरल नाउन हो रही है, तो ये बात लाजिम हो गई कि इनके साथ एक प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब क्या आएगा, वो होगा आपका हैव। आपको ये बात पता है? ठीक है, या मुझे पीछे ले जाने की ज़रूरत है? मेरा ख्याल मुझे ज़रूरत नहीं है, अब तो आपको पता चल ही गया है। ये इतनी बेसिक बात है। इसी तरह अगर मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक्शन वर्ब दिया ना, तो शायद आप में से बोल रहे होंगे कि भाई हमें स्टेट वर्ब भी दिखा दीजिए। तो स्टेट वर्ब ऐसे होगा कि जैसे मैं बोल दूँ माज सॉरी अकरम एंड माज आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। क्या बोला मैंने, अकरम एंड मास आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अकरम एंड मास, इन दोनों को मैंने फिर एंड से जोड़ा, और अगर मैंने इन दोनों को एंड से जोड़ दिया है तो इसका मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट बन चुके हैं, एक प्लूरल नाउन बन चुके हैं। तो अगर नाउन प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसका वर्ब भी प्लूरल आएगा, जो कि क्या है, आर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, अब देखें स्पॉट द एरर्स, वो आपको लिख के दे देगा, अकरम एंड मास इज हार्ड वर्किंग। आप फौरन पहचान लेंगे कि जो गड़बड़ है, जो एरर आपको स्पॉट करना है, वो इज है, इज नहीं आएगा।
कि जब हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो चुका है तो नाउन भी, सॉरी, सब्जेक्ट प्लूरल हो चुका है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है इन केसेस में, और आपको कुछ याद नहीं रखना। अच्छा, एक छोटा सा नोट मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो आप याद रखिएगा, वो ये कि ऐसी सिचुएशंस में ना एक से ज्यादा जितने भी होंगे ना, अब जरूरी नहीं है कि वो दो ही हों, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो अगर वो तीन, चार, पाँच, 50, 50,000 या लाख, करोड़, जितने भी लिख दे वो, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो वो हमेशा प्लूरल कंसिडर किए जाएंगे, यानी प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर किए जाएंगे। हमें नमूना दीजिए, हमें एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल आपके पास ये है कि अगर मैं कह दूँ कम, कॉमा मास, कॉमा सलीम, कॉमा कलीम, एंड कॉमा एक और लड़का, शर्मा जी का बेटा, एंड फिर एंड लगा के मैं दोबारा लिख दूं अली। ऐसी सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि तीन, चार, पाँच, छः, सात, पता नहीं नाम मैंने ले लिया। तो अब इन सब के लिए, क्योंकि ये सब मिला चुके हैं, मतलब इन सबको मैंने मिला दिया है, तो इनको मिलाकर हम लोग ऐड करेंगे एज अ, क्या क्या कंसिडर करेंगे इनको, इनको एज अ कंसिडर करेंगे हम प्लूरल नाउन। और अगर इनको प्लूरल नाउन कंसिडर करेंगे तो इनके साथ हम ऐड करेंगे एक प्लूरल वर्ब। बस इसी बात है। आई होप सो आपको सिंगुलैरिटी टाइप 1, सिंगुलैरिटी टाइप 2 बहुत अच्छी तरह क्लियर है। खैर, अभी तक हमने कोई ऐसे हार्ड कॉन्सेप्ट की बात नहीं करी है, सब कुछ बेसिक चल रहा है। तो अब आते हैं हम लोग सिंगुलैरिटी टाइप 3 के ऊपर। ठीक है, ये सुन के आपके जहन में ख्याल आएगा कुछ लोगों के कि भाई कितनी सिंगुलैरिटीज़ हैं, हम कर करके थक जाएंगे। तो ये बात जहन में मत लाओ भाई, क्योंकि सिंगुलैरिटी जो है वो आखिरी है, लेकिन आगे इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं कि शायद आपका दिमाग खुशी से खुल भी जाएगा। क्या क्या भाई, हमें तो बहुत सारी चीज़ें पता चल गई सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड। मतलब अब हमारा जो एग्रीमेंट वाला प्रॉब्लम वाला जो भी केस था वो हल होने वो आ गया। ठीक है, कुछ इस बात से खुश हो जाएंगे, लेकिन कुछ इस बात से उदास हो जाएंगे कि शायद ये बहुत लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मुझे खुद नहीं पता अभी रिकॉर्ड करते हुए कि मेरी वीडियो कितनी लंबी जाने वाली है। खैर, बहुत मज़ा आएगा, अब तक समझ में आ रही हैं चीज़ें, आई होप। तो सब कुछ आगे लाइन बाय लाइन समझ में आएगा। सो सिंगुलैरिटी टाइप 3 क्या कहती है? एक्चुअली इसके अंदर भी यही सीन है, लेकिन थोड़ा सा केस डिफरेंट है। क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और उसके साथ एक और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, दो दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अब पीछे हमने ये देखा था कि पीछे भी दो दो सिंगुलर सब्जेक्ट थे, लेकिन वो मिलकर बन रहे थे प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब आ रही थी प्लूरल। लेकिन यहाँ आप ये देख रहे हो कि वर्ब जो है वो लिखी हुई है सिंगुलर। क्यों? ऐसा क्यों? इस वजह से कि भाई आपकी वहां तक बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ये मिलकर बन जाएंगे एक प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन जो प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा वो सिर्फ एज अ प्लूरल नहीं होगा, वो पेयर के तौर पे प्लूरल बनेगा। और अगर वो पेयर के तौर पे बन जाए, अगर वो एक पेयर की शेप इख्तियार कर ले, तो फिर हम कहेंगे कि भाई वो एज अ सिंगुलर ही कंसिडर होगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, ये क्या बात कर रहे हैं, आपको समझ नहीं? ये तो बाउंसर गई है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, प्लीज़ उसको गौर से सुनना, अब बिल्कुल क्लियर होगा, वरना हो सकता है प्रॉब्लम हो इस वाली सेक्शन में। तो बात मेरी गौर से सुनना। देखो, आपके सामने लिखा हुआ है चॉकलेट केक इज़ माय फेवरेट बर्थडे केक। क्या लिखा हुआ है? चॉकलेट केक इज़ माय फेवरेट बर्थडे केक। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि चॉकलेट का एक केक है जो कि मेरा फेवरेट बर्थडे केक है। ठीक है, यानी चॉकलेट जो है वो उस केक का हिस्सा है, केक जो है वो चॉकलेट से बना हुआ है। ठीक है, ये बात है, इस बात का मतलब एक्चुअली ये है। अगर चॉकलेट एक अलग चीज़ होती तो उसको अलग से मेंशन किया जाता, बट आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि हमने पेयरिंग कर दी, हमने चॉकलेट को और केक को मिला दिया। यानी कि हमने ये सेंस दे दिया कि केक जो है वो एक अकेला है और वो बना हुआ किससे है? वो बना हुआ है चॉकलेट से। कैसे? तो अब आप देखिए, ये चॉकलेट केक है, तो ये आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर होगा। वैसे तो लोग कह रहे हैं कि ये सिंगुलर नाउन से बना हुआ है, लेकिन वो नाउन क्या है? वो एज एन इंग्रेडिएंट काम कर रहे हैं। केक एक टोटली अलग चीज़ है, चॉकलेट एक टोटली अलग चीज़ है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर हमें अलग नहीं दिखाना है, हम इसको मिला दिया। तो हमारा यहाँ पे जो मतलब बन रहा है एक्चुअली, वो ये बन रहा है कि जब सिंगुलर हमारे पास एक चॉकलेट केक आया है, तो उसके साथ जो ये इज लगा हुआ है ये बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आ रही है। कैसे सिंगुलर है? दरअसल इस केक की बात हो रही है जो मैंने आया स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ, ये जो केक स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, इस केक की बात हो रही है।
आप देख सकते हैं ये चॉकलेट का बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे चॉकलेट अलग से मैंने कहीं मेंशन नहीं करी, सिर्फ केक की ही बात हो रही है, तो इसका मतलब सिंगुलर है ना, एक है ना, अकेला है ना। तो बस यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि मैंने यहाँ पे पेयरिंग कर दी। किसकी पेयरिंग कर दी? चॉकलेट और केक की। इस तरह आप चलें, सही है। मैं थोड़ा और देसी लेवल पे आता हूँ, थोड़ा और मैं लोअर लेवल पे आता हूँ। कंसिडर कीजिए, जैसे कि हम लोग, एक डिश है हमारी दाल चावल। क्या बोल रहा हूँ मैं? एक डिश है हमारी दाल चावल। तो दाल चावल में ऐसा होता है कि आप दाल अलग से पी लो और चावल अलग से खा लो, ऐसा कोई सीन, ऐसा चक्कर नहीं होता ऐसा। अब आधे लोग शायद, हाँ नहीं यार, मैं तो सादे दाल चावल, मैं तो सादे चावल खा लेता हूँ फिर दाल पी लेता हूँ यार। अरे मेरे भाई, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, आपका मुझे नहीं पता, अगर ऐसा कोई सीन है, अल्लाह ना करे, ठीक है। लेकिन नॉर्मली दाल को हम चावल के ऊपर डालते हैं और फिर हम खाते हैं, ऐसा ही है। तो हम ये कह रहे हैं कि दाल जो है वो उस चावल का मतलब हिस्सा है या इंग्रेडिएंट है, ठीक है, उसके साथ मिक्स्ड है। तो इसी तरह इस जगह पे, इस कंडीशन में, केक का हिस्सा कौन है? चॉकलेट है, क्योंकि हमने उसको मिला के लिख दिया। तो ओवरऑल मैं उसको सिंगुलर कंसीडर करूंगा ना, फिर वो सिंगुलर कंसीडर होगा क्योंकि अब वो पेयर बन चुका है। और सिंगुलर कब कंसीडर नहीं होगा, कब हम उसको प्लूरल करेंगे, वो मैं दिखा देता हूँ नीचे, बिल्कुल दिखा देता हूँ, ताकि ये डाउट ही खत्म हो जाए। अगर मैं बोलूँ चॉकलेट एंड केक आर माई फेवरेट फूड्स, अब मैं फूड्स की बात कर रहा हूँ कि वो मेरे फेवरेट फूड्स हैं, कौन? चॉकलेट एंड केक। एंड लगा दिया मैंने। अगर मैंने एंड लगा दिया तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई, बिल्कुल अलग अलग हो गई। यहाँ पे चॉकलेट और केक मिलाकर तो आप कह सकते हो कि हाँ ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये सिंगुलर जो दो मिल रहे हैं एंड की मदद से, ये मिलाकर बना देंगे एक प्लूरल सब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ चुका है तो मैंने एक बात क्लियर कर दी थी कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमेशा हमेशा एक प्लूरल वर्ब आएगा, जो कि है आपका यहाँ पे आर। और ये क्या कंडीशन है? इधर यहाँ पे आपका चॉकलेट वाला जो सीन है वो बिल्कुल अलग है और केक वाला सीन बिल्कुल अलग है। हमें नहीं पता केक कुछ भी है वो, यहाँ पे ऊपर तो हमें बता दिया ना कि चॉकलेट केक था, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता। अब इट्स अ वेनिला केक, इट्स अ स्ट्रॉबेरी केक, इट्स अ चॉकलेट केक, इट्स अ पाइनएप्पल केक, दैट डजंट मैटर, ठीक है। आई होप सो ये तीनों सिंगुलैरिटी टाइप्स आपको क्लियर हैं। और अब हम फाइनली दूसरी चीज़ों पे आ रहे हैं, और एक और तरह का एग्रीमेंट होता है जिसे हम फॉल्स एग्रीमेंट कहते हैं। तो चलिए आइए उसे देखते हैं। तो अब बारी है नंबर फोर्थ की, जो कि है फॉल्स एग्रीमेंट्स। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि बात जो है वो अब थोड़ी खिचड़ी टाइप बनने वाली है। वो ये कि के अंदर हम देखेंगे कि बंदा जो है वो सेम है या बंदा जो है वो डिफरेंट है। यानी एक बंदे को ये हम दो तरीके से मेंशन करेंगे और एक बंदे को हम एक ही तरीके से मेंशन करेंगे। ये क्या बात कर रहे हैं आप? फिर से तो बात समझो। इफ आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव, अगर आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और फिर एंड लग के दोबारा सिंगुलर सब्जेक्ट लग जाए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम बात करते हैं एक ही आदमी की। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? देन दीज सब्जेक्ट्स गिवन आर द सेम पर्सन, सो ओवरऑल द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो अकॉर्डिंग टू द रूल द वर्ब विल ऑल नाउ बी सिंगुलर। यानी कि अगर मैं एक ही इंसान की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब बंदा जो मौजूद है सेंटेंस के अंदर वो एक अकेला बंदा है। जी बिल्कुल ठीक बात है। और अगर वो अकेला बंदा है यानी वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर ही आनी चाहिए रूल के मुताबिक। जी ऐसा ही है। अब ये क्या है, आओ इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। आपके सामने मौजूद हैं। पहले तो आप इस बात का मतलब समझ लीजिए। आर्टिकल्स आपके होते हैं ए एंड द, ठीक है, ये मैं बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ जो मुझे नहीं बतानी चाहिए। और पोजेसिव एडजेक्टिव्स आपके होते हैं माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। ठीक है, ये बात आप फिक्स कर लीजिए दिमाग के अंदर। जब हम इनके अलग से टॉपिक्स को पढ़ेंगे या चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो मैं इसकी डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा। अभी मुझे बात करनी है सारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। तो फॉल्स एग्रीमेंट्स के अंदर एक्चुअली होता ये कि हम सेम बंदे की बात कर सकते हैं, और वो कब होती है? जब हम इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करें जो मैंने रेड से ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए, आर्टिकल लगा द, ठीक है। अब मैंने स्लैश डाला है ना, या तो आर्टिकल लगेगा या तो पोजेसिव एडजेक्टिव लगेगा। तो यहाँ उन्होंने आर्टिकल लिख दिया है एग्जाम्पल में। अब मैंने आगे लिखा है एक सिंगुलर सब्जेक्ट जो कि है प्रोफेसर,
एंड लगाया और एंड लगा के मैंने लिख दिया सिंगुलर सब्जेक्ट जो कि है प्रिंसिपल। तो इसके लिए एक्चुअली होगा क्या सीन, इसके लिए ये सीन होगा कि यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो सिंगुलर आएगी जो कि है हैज़। द प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल हैज़ स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ने डांटा है किसको, स्टूडेंट्स को। और यहाँ पे प्रोफेसर और प्रिंसिपल जो है ना वो एक ही बंदा है, यानी जो बंदा प्रोफेसर की पोस्ट पे है वो प्रिंसिपल भी है कॉलेज का, ठीक है। तो ये बात हो रही है यहाँ पे। आई होप सो ये बात आपको क्लियर होगी। मैंने मेंशन भी कर दी इंग्लिश में, आप चाहें तो अपने नोट्स के साथ लिख भी सकते हैं, जिसके जितने अच्छी तरह जिसने लिखा हुआ होगा, जाहिर है बाद में जब वो उसको रिव्यू करेगा तो उसे उतना अच्छी तरह याद होगा या उतना अच्छी तरह मेमोराइज होगा, ठीक है। और अगर मैं बोल दूं द प्रोफेसर एंड द प्रिंसिपल, अब मैंने प्रोफेसर के साथ तो द लगा ही दिया, लेकिन साथ साथ मैंने लगा दिया है द प्रिंसिपल के साथ। तो इसका मतलब ये होगा कि प्रोफेसर एक स्पेसिफिक अलग बंदा है और प्रिंसिपल जो है वो एक स्पेसिफिक अलग शख्स हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं। तो अगर दोनों अलग अलग हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर वर्ब जो आ रही है हैव, वो आपकी प्लूरल है। और प्लूरल दोनों मतलब मिलाकर तो प्लूरल वाली कंडीशन बन गई ना। ये तो वही सिंगुलैरिटी टाइप 2 वाला केस हो गया। ऐसे केस के अंदर आप प्लूरल सब सॉरी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया सब कुछ। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाह रहे हैं आप पढ़ लें, या आपको मेरी बात समझ में आ गई तो दैट्स इनफ। अब हम बात करेंगे द यूज ऑफ इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब आपको बहुत ज़्यादा संभल कर काम करना है क्योंकि इसके टोटल 8 स्ट्रक्चर अभी हमें देखने हैं। जी हाँ, ये लेक्चर बहुत तबाही होने वाला है। तो खैर जो भी है, मेरा शायद सबसे बड़ा लेक्चर यही होने वाला है। तो अब आप अच्छी तरह बस चीज़ों को समझिए तो आपको लेक्चर बड़ा बड़ा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि बस मज़ा आ गया है, तो बहुत छोटे छोटे में ही जल्दी जल्दी हो गया। तो खैर ऑफ की बात करते हैं। दरअसल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या इंग्लिश ग्रामर के अंदर ऑफ दो तरीके का किरदार अदा करता है। एक वो करता है सिलेक्शन ऑफ समथिंग या समवन, यानी किसी को सेलेक्ट करने के लिए ऑफ काम आता है। और एक ऑफ काम आता है दूसरे काम के लिए जिसको हम अभी देखेंगे, जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको देखेंगे। पहले हम सिलेक्शन ऑफ समथिंग में एक स्ट्रक्चर को देखते हैं। वो स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है, स्ट्रक्चर नंबर 1, वन ऑफ, और फिर प्लूरल सब्जेक्ट और फिर सिंगुलर वर्ब। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखूँ, एग्जाम्पल है वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज जर्मन। क्या बोला मैंने, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज जर्मन। अब फर्ज कर लीजिए मेरे कोई 15-20 दोस्त हैं, ठीक है। तो मैंने किसी को बताने के लिए बोला वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज जर्मन। तो उन 15-20 दोस्तों में से मैंने किसी एक को सिलेक्ट किया क्योंकि मैंने वन ऑफ लगा दिया। तो यहाँ मैंने सिलेक्शन का काम कर दिया ऑफ के जरिए। तो मैंने ये बोला उनमें से एक दोस्त मेरा है जर्मन। कौन है, जर्मन, यानी जर्मनी से ताल्लुक रखता है, ठीक है। तो इस बात का मतलब सारा सिर्फ इतना सा है, मतलब ऑफ का जो एक इस्तेमाल है वो यूं होता है, बस मैं ये बताना चाह रहा था। तो इस इस्तेमाल को, इस यूज़ को आप याद रखिएगा क्योंकि पेपर के अंदर ये आता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग गलतियाँ भी कर जाते हैं, ठीक है। वो फ्रेंड्स देखते हैं और फ्रेंड्स देख के समझते हैं कि शायद ये प्लूरल है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे वर लगा देना चाहिए। वो लिख देते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स वर जर्मन, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई। इसी तरह मैं यहाँ पे अलग से मेंशन भी कर देता हूँ कि यहाँ वन ऑफ क्या शो कर रहा है। वन ऑफ एक्चुअली कंसिडर किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं ना, हम बहुत सारों में से किसी एक को चुन रहे हैं। तो अगर एक को चुन रहे हैं तो उसके लिए वर्ब भी एक ही आएगी, ठीक है। इसी तरह अब मैं बात कर रहा था दूसरे यूज की। तो ऑफ का जो दूसरा यूज होता है वो होता है पोजेशन या रिलेशन ऑफ समवन, जो कि बहुत कम दिखता है और मतलब लैंग्वेज में कंपैरेटिवली उसका इतना इस्तेमाल नहीं है, लेकिन आप अपने जहन में रख सकते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, एक होता है कि अगर मैं रिलेशन बताना चाहूँ किसी का किसी से, तो मैं बोल रहा हूँ ही इज़ द सन ऑफ रिचर्ड हॉकिंस। रिचर्ड हॉकिंस कोई है, कोई रईस, कोई है, कोई बादशाह है, या कोई भी है, समझ लो छोटा मोटा आम आदमी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो, यानी ही, वो जो है उसका बेटा है, रिचर्ड हॉकिंस का बेटा है। तो यहाँ मैंने उसका और रिचर्ड हॉकिंस का रिलेशन बता दिया, किसके जरिए, ऑफ के जरिए। तो एक काम ऑफ ये करता है, दूसरा काम क्या करता है, पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है मिल्कियत का, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ किसी से बिलोंग करती है, किसी की पोजेशन है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ EWR इज़ माई पोजेशन, तो EWR जो है, ये जो चैनल है, ये मेरी मिल्कियत है। तब एक तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरा है, ठीक है।
कोई भी चीज़ हम बोलते हैं ना, लाइक पोजेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें आ जाता है मेरा तेरा, ठीक है, मतलब कोई भी सामान किसी का है, ठीक है, किसी से बिलोंग करता है। तो इसी तरह मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख देता हूँ, दैट इज अ पिक्चर ऑफ माई ग्रैंडफादर। क्या बोला मैंने? दैट इज अ पिक्चर ऑफ माई ग्रैंडफादर, यानी मेरे ग्रैंडफादर की पिक्चर है वो। पिक्चर का मैंने दिखा दिया, लाइक मैंने ये बता दिया कि ग्रैंडफादर की पोजेशन क्या है, पिक्चर है, क्योंकि वो पिक्चर किसकी है, ग्रैंडफादर की है, यानी आपस में रिलेट कर रहे हैं ना। पोजेशन है, ग्रैंडफादर की मिल्कियत कौन है, पिक्चर है। तो यहाँ तक आपको आई होप सो बात क्लियर होगी। ये ऑफ की सिर्फ एक ब्रीफ थी, थोड़ी बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन थी, थोड़ी हल्की फुल्की, या आप इसको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कह दें। और क्योंकि मैंने इसके अंदर एक स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया, ये जर्मन वाला, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं इसके दूसरे स्ट्रक्चर्स के ऊपर, जो कि शायद आपको थोड़े मुश्किल लगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आसानी से बताऊं। सो स्ट्रक्चर नंबर 2 आपके सामने, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, फिर वन ऑफ लगेगा, और फिर एक प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा, और फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा, और रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर या तो वो हु होगा या तो वो विच होगा, और फिर आखिर में लगेगा एक प्लूरल वर्ब। ये पहले तो आप ये फॉर्मेट ना अपने पास लिख लीजिए, ठीक है। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, पीछे हम सिर्फ वन ऑफ से स्टार्ट कर रहे थे ना, पीछे शुरू में ही वन ऑफ था, इसमें शुरू में वन ऑफ नहीं है। इसमें वन ऑफ से पहले एक सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, और फिर उसके वन ऑफ के बाद एक प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, और फिर उसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन भी आएगा, और जो वर्ब थी वो पीछे हमारे पास थी सिंगुलर, जबकि यहाँ पे है प्लूरल, ठीक है। अब खैर जो भी बात है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अली इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू लंदन। क्या बोला मैंने? अली इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू लंदन, यानी कि अली उन सारे स्टूडेंट्स में से एक है जो लंदन जा रहे हैं। इस बात का मतलब ये हुआ कि जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब लंदन जा रहे हैं, उनमें से एक कोई स्टूडेंट है अली जो स्टूडेंट जा रहा है, मतलब जो, सॉरी, लंदन जा रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग। अली जो है वो स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट्स का हिस्सा है जो सारे स्टूडेंट जा रहे हैं कहाँ, लंदन। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ये बात आपको समझ आई, ठीक है। वन ऑफ अपनी जगह पे मौजूद है, वन ऑफ से पहले मैंने कहा था एक सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, तो अगर सब्जेक्ट लग रहा है जाहिर है उसकी एक वर्ब भी आएगी। तो अली जो है वो सब्जेक्ट लगा है, और अली की जो वर्ब आ रही है वो इज है, उसके आगे फौरन लगी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जबकि आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो हु आएगा, ठीक है। वर्ब लगी हुई होती है, वर्ब लगा हुआ होता है, पता नहीं, मेरे मेरे बिल्कुल एक लग रहा है आज की उल्टी सीधी हालत होने वाली है, खैर जो भी है, पार्डन मी। यहाँ पे आर जो है वो आपका प्लूरल वर्ब है, और उसी के साथ आप देख सकते हैं एक्शन वर्ब गोइंग मौजूद है, और टू लंदन, ठीक है। हो सकता है आज बहुत ज़्यादा स्लिप ऑफ टंग आपको देखना पड़े, क्योंकि मैं बिल्कुल कंटिन्यूस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है ये गड़बड़ कहीं ना कहीं हो। खैर, स्ट्रक्चर नंबर 3 को देखते हैं। आपके बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर 1 आपको समझ आ गया, 2 आपको समझ आ गया, अब 3 की बात करते हैं। 3 में एक्चुअली ये होगा कि ओनली लगा दूं मैं, वन ऑफ से पहले मैं सिर्फ ओनली लगा दूंगा, और वन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट तो वैसी की वैसी है, रिलेटिव प्रोनाउन भी वैसा का वैसा ही है, लेकिन आखिर में जो वर्ब आ रही थी प्लूरल वर्ब, अब वो हटके बन जाएगी क्या, सिंगुलर वर्ब। कैसे? अगर मैं बोल दूं ओनली अली इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु इज गोइंग टू लंदन, अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो स्टूडेंट्स हैं जो लंदन जा रहे हैं उनमें से एक अली है, अब मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि अली ही वो वाहिद स्टूडेंट है जो लंदन जा रहा है। सही बात। आई होप सो यहाँ तक बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। इसमें स्टूडेंट्स सेम एज अबव प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसके साथ जो इज आई है इस बार यहाँ पे, लेकिन वो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, क्योंकि वो अली के लिए, मतलब अली के साथ तो वैसे ही इज लगा हुआ ही है, लेकिन चूंकि अब हम कंडीशन को थोड़ा चेंज कर रहे हैं ना, हमने ओनली को ऐड कर दिया, तो इस वजह से वो सिर्फ सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, सारी चीज़ें इंग्लिश में जो मेंशन करनी थी वो मैंने कर दी, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं, वही बात है जो मैंने की है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की, जो कि है हमारा एडिशनल कॉन्सेप्ट, सॉरी, स्ट्रक्चर्स जो मैंने करे हैं अभी 3 करे हैं ना, हाँ, तो एक एडिशनल कॉन्सेप्ट भी था, सॉरी मैं भूल गया स्लाइड में। तो एडिशनल कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, इनका ये बारे में आपको शायद थोड़ी बहुत नॉलेज हो इनके बारे में। ईच का मतलब होता है हर एक उर्दू के अंदर, एवरी का मतलब होता है हर कोई, आइदर का मतलब होता है या तो, नाइदर का मतलब होता है ना ही, ना ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, नहीं नहीं बोल रहा हूँ, ना ही, ठीक है, दोनों में बहुत फर्क है।
अब क्या कैसे, ये क्या मतलब है, इनके साथ हमेशा एक सिंगुलर सब्जेक्ट आपको नजर आएगा, और इनके साथ अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब इनके साथ एक सिंगुलर वर्ब भी आएगा। कैसे, आइए स्लाइड में देखिए। एवरी स्टेडियम इज लार्ज एंड क्लीन्ड। हर स्टेडियम, हर कोई स्टेडियम में कहना चाह रहा हूँ, हर कोई तो मुझे बोलना ही चाहिए, यहाँ पे वो कुछ और सिचुएशन है, ठीक है, आप सिर्फ हर बोलेंगे। हर स्टेडियम यहाँ पे लार्ज और क्लीन है, ठीक है। मैंने स्टेडियम लिखा, स्टेडियम्स तो नहीं लिखा, तो इसका मतलब स्टेडियम यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आया, सिंगुलर इज आया, ठीक है। और अगर आपको इस वाली एग्जाम्पल में थोड़ी प्रॉब्लम हो भी रही है तो आप ये वाली देख लीजिए। ईच एरोप्लेन इज नाउ आउट ऑफ लाइन एंड इन नो कंडीशन टू टेक अ फ्लाइट। अब जो एरोप्लेन है, हर, अब मैं यहाँ पे हर एक बोल रहा हूँ, हर एक एरोप्लेन, समझ लीजिए कोई एयरपोर्ट है, उसके अंदर हर एक एरोप्लेन में, यानी जितने एरोप्लेन खड़े हैं वो सब आउट ऑफ लाइन है, और उनकी कोई भी कंडीशन नहीं है कि वो मतलब उड़ सके, ठीक है। अगर मैं बोल दूं आइदर मैनेजर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, तो आइदर का मतलब यहाँ पे है या तो। आप वैसे कोशिश करें कि उर्दू से ट्रांसलेट ना करें, ठीक है। उर्दू से ट्रांसलेशन आपको महंगी पड़ सकती है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। उर्दू से आपसे उसका मतलब समझिए जहाँ जहाँ पॉसिबल हो, ठीक है। आपको बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर लग गया तो सिंगुलर वर्ब भी आएगा। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या आ रहा है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ रहा है टेक्स, और सब्जेक्ट क्या है, मैनेजर। सबसे नीचे नाइदर स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड द होमवर्क। नाइदर का मतलब कि ना ही, यानी किसी भी स्टूडेंट ने नहीं किया है, इसका मतलब एक्चुअली ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जाहिर एक सिंगुलर वर्ब आएगा जो क्या है, हैज। बस आप ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए, ज़्यादा आपको उर्दू में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो अब हम आते हैं इस एडिशनल कॉन्सेप्ट से मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है आपका स्ट्रक्चर नंबर 4। जाहिर है हमने जब 3 पे ख़त्म किया था, तब हम 4 पे शुरू करेंगे। पीछे जो मैंने आपको पढ़ाया वो एक एडिशनल कॉन्सेप्ट था, जो आपको इस वाले कॉन्सेप्ट को और आगे वाले कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी सी लाइक हेल्प करेगा, उनको समझने में थोड़ी सी हेल्प आपकी करेगा। तो ईच ऑफ, अब जैसे मैं पीछे दिखा रहा था ना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अब इनके साथ मैं लगा दूं ऑफ, क्योंकि हम ऑफ के यूजेस पढ़ रहे हैं। तो ईच ऑफ का मतलब है में से हर एक, यानी हर में से, सॉरी, किसी भी चीज के अंदर से हर एक, बस मैं ये कहना चाह रहा था, ठीक है। और आइदर ऑफ का मतलब है दोनों में से, ठीक है। नाइदर ऑफ का मतलब है, मतलब उसमें से जो भी चीज आप चूज कर रहे हो उसमें से कोई भी नहीं, ठीक है, यानी आपने चूज ही नहीं किया। और एवरी वन ऑफ का मतलब है हर कोई, एज सेम एज लाइक फोर, जो भी हमने देखा था। तो इस कंडीशन के अंदर थोड़े मामला चेंज हो जाते हैं। वो ये कि पीछे तो हमने देखा कि इनके साथ लग रहा था एक सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सही है। यहाँ पे ये हो जाता है कि ऑफ लगने की वजह से वो बन जाता है प्लूरल सब्जेक्ट, जबकि वर्ब क्या रहती है, वर्ब सिंगुलर ही रहती है। ये कैसे हुआ, ये क्या बात की आपने। आप सेंटेंस को देखिए। ईच ऑफ द क्लर्क्स इज चेकिंग द स्लिप्स। ईच ऑफ द क्लर्क्स इज चेकिंग द स्लिप्स। अब यहाँ ईच ऑफ लगा हुआ है, जबकि क्लर्क्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब क्या आया, इज आया। अगर मैं बोल दूं एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज राइटिंग एन ऐसे, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इधर वो गलती क्या कर देंगे बच्चे कि इज लगा, इज के बजाय वो लगा देंगे आर, स्टूडेंट्स को देखते हुए। लेकिन आप कंडीशन को जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक आप, मतलब अगर आप कंडीशन को याद नहीं रखेंगे तो भी आप फिर गलती कर सकते हैं, वरना अगर आपको कंडीशन याद है तो आप गलती नहीं करेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली। तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज राइटिंग एन ऐसे। जब इनके साथ ऑफ लग जाए, इस तरह मैं आइदर का भी बना सकता हूँ, आइदर ऑफ द टीम विल विन द दिस राउंड। इस तरह मैं नाइदर का भी बना सकता हूँ। तो ओवरऑल मेरा कहने का मकसद ये है कि जब इन सबके साथ ऑफ लग जाए तो इसका मतलब ये होता है, तो जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, और इसी के साथ वर्ब जो होगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। अब आप में से वो लोग जो अभी तक शायद यही सोच के रो रहे हैं कि इतना सारा हम कैसे करेंगे, ये इतने सारे स्ट्रक्चर्स, इतने सारी लॉजिक्स हम कैसे जहन में याद रखेंगे, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। तो मेरे भाई, तुम्हें सिर्फ इसको एक जगह पे लिखना है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब हेडिंग की डाल के, तब उसकी हेडिंग डाल के तुम्हें सारा जो मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें जितनी बताए हैं, समझाए हैं, वो सब तुम्हें सिर्फ उतारना है। और उसके बाद तुम्हें इसको लाइक मेमोराइज करना है बार बार, अगर तुम्हारे एग्जाम्स हैं करीब हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि मैंने अब तुम्हें लॉजिकल अप्रोच बता दिया, मैंने तुम्हें वो तरीका बता दिया कि तुम डायरेक्ट अपने आंसर पे पहुंच सकते हो, ठीक है। इसके बाद तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और
लिटरली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर सिर्फ यही है। से हटके अगर आप कुछ सोच रहे हो तो फिर वो आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, यही सब पेपर में आते हैं सवाल। तो ये आप याद रखिएगा बस, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। आपको वो रटने की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप दिन भर दिन कॉपी लेके रट लें इसको, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ समझते हुए पढ़ना है। जो मैंने जिस तरह समझाया है ना, बस इसी को आपको पढ़ना है एक बार और समझना है। और अब ये बार बार जब आप करते रहेंगे तो अपने आप आपके जहन में ये बातें बैठ जाएंगी। ठीक है, मेरे जहन में भी बैठी हैं, कभी होती हैं सारी, कभी सारी नहीं होती बातें, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। मैं सिर्फ ये थोड़ी पढ़ रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा हूँ। इसी तरह आप भी सिर्फ ये थोड़ी पढ़ रहे हैं, आप तो पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे होंगे। और हमें पीएचडी थोड़ी करना है इंग्लिश में कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सारी चीज़ें खोल के बैठ जाए, नहीं। तो आप, आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। स्ट्रक्चर नंबर 5 के ऊपर आते हैं। और एक आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, बहुत सुना भी होगा, बहुत कॉमन है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। और कुछ में हमारे पास सेंटेंसेस आते हैं और फिर सब्जेक्ट आता है, फिर और आता है, और फिर कुछ सेंटेंसेस आते हैं फिर सब्जेक्ट आ जाता है। ऐसी भी एक कंडीशन होती है जो कि नंबर 4 है। तो इन सारी कंडीशंस के अंदर एक्चुअली होता कुछ यूं है कि जो वर्ब आता है वो सबसे करीब मौजूद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। यानी जैसे कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर जो सबसे करीब मौजूद सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी उसका क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। कैसे, मैं बता देता हूँ। अगर मैं लिखूं आइदर ही और वी इज गिल्टी ऑफ द क्राइम, क्या लगता है आपको ये सही है? आप में से लाइक मौजूद कौन वो लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये सही है? अगर आप बोल रहे हैं ये सही है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि आप देखें यहाँ दो सब्जेक्ट हैं, एक आइदर के बाद मौजूद ही और के बाद मौजूद वी। तो यहाँ पे सबसे करीब आप देखें कौन सा सब्जेक्ट है जो कि वर्ब से करीब है। वर्ब आपका क्या है, फिर तो आपको ये पता करना होगा ना। तो आप पूरे सेंटेंस में देखेंगे और पूरे सेंटेंस में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वर्ब आपका यहाँ पे इज है। और अगर इज आपका वर्ब है तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छी तरह पता है कि इज जो है वो सबसे करीब किसके है, वी के है। तो इज यहाँ पे गलत आया हुआ है, तो इसकी जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए, वी के मुताबिक। तो इसकी जगह यहाँ पे वी के मुताबिक आना चाहिए आइदर ही और वी आर गिल्टी ऑफ द क्राइम। वी के मुताबिक जो सबसे सही हेल्पिंग वर्ब है वो है आर। तो इस तरह हमने एक प्लूरल सब्जेक्ट मिल रहा था तो हमने प्लूरल वर्ब लगा दिया, जो कि आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आई होप सो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है। एक बात आप याद रखिएगा जो मैंने नीचे लिखी है, वो ये कि इन केसेस के अंदर सब्जेक्ट जो होते हैं वो प्लूरल भी हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं, लेकिन वर्ब जो है वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, करीब मौजूद रहने वाले सब्जेक्ट के ऊपर। अब भले से वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब ज़रा हम चलते हैं अपने छठे स्ट्रक्चर के ऊपर। मुझे ज़रा प्लीज़ 2 मिनट दीजिएगा। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 6 को। और स्ट्रक्चर नंबर 6 हमें बता रहा है कि जब भी एंड लग जाए ईच के साथ, तो ईच के साथ एंड में 3 कंडीशंस होती हैं। एक होती है कि ईच के बाद एक सब्जेक्ट आए और फिर एंड लग के ईच दोबारा आ जाए और उसके साथ एक और सब्जेक्ट हो। दूसरी कंडीशन ये है कि ईच लगे और ईच के साथ एक सब्जेक्ट लगे और फिर एंड लग के आगे कोई भी ईच ना आए, सिर्फ सब्जेक्ट आ जाए। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि जब ईच आए उसके साथ एक सब्जेक्ट आए और एंड भी लगे, लेकिन एंड के लगने के फौरन बाद ईच ना आए, उसकी जगह आ जाए एवरी, और एवरी के साथ आ जाए एक सब्जेक्ट। लैब 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 तो नहीं हो गया? समझ आई ना बात जो मैं बोल रहा था? हाँ, तो बहुत अच्छे, अगर समझ आई तो। तो खैर, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, आई होप सो ये क्लियर है, इसको लिख लीजिए। और उसके बाद आपको मैं 3 केसेस ये जो हैं इनका मैं बता रहा हूँ, इनमें आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है। क्यों? क्योंकि जो ईच है ये एक्चुअली सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है इन तीनों केसेस के अंदर। ठीक है, ये बहुत सिंपल बात थी। जैसे मैं बोलूँ ईच मैन एंड विमेन, तो आप देख रहे हैं ईच के साथ मैंने क्या लगाया हुआ है, मैन, और फिर क्या लगाया मैंने, एंड के बाद फौरन एक सब्जेक्ट जो कि क्या है, विमेन। आर प्रेजेंट, अब मैंने उसके लिए वर्ब जो यूज़ करी, आर यूज़ करी, आर प्रेजेंट टू compete फॉर द लैंग्वेज टेस्ट। तो क्या लगता है आपको, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है? तो आप में से जो लोग स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं वो कह रहे होंगे कि भाई यहाँ आर लगा हुआ है, और आर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये गलत है। तो अगर मैं बोलूँ, अगर मुझे इसको चेंज करना हुआ तो क्या करूँगा मैं, ईच मैन एंड women इज प्रेजेंट टू compete फॉर द लैंग्वेज टेस्ट।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल इसको सही कर दिया। क्यों? क्योंकि इज लगा हुआ है और इज यहाँ पे सही है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस बात को आपको मतलब इस बात को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है और स्ट्रक्चर में क्या बात हो रही है। ठीक है, पीछे भी आपको मैंने यही करके दिखाया था, आगे भी आपको यही करना है। इसी तरह अगर मैं बात करूं सेवेंथ स्ट्रक्चर की, तो सेवेंथ स्ट्रक्चर में है कि भाई जब भी आपको एक फिक्स न्यूमेरिक वैल्यू दे दी जाए, अमाउंट दे दी जाए, या मैं बोलूं टाइम हो, डिस्टेंस हो, तो उसके अंदर आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करनी है। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसे हमेशा एक सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। कैसे? जैसे कि मैं बोलूं 40 लाख रुपीस आर द मंथली फीस ऑफ दिस कॉस्टली यूनिवर्सिटी। इस कॉस्टली यूनिवर्सिटी की जो मंथली फीस है वो 40 लाख रुपीस है। लेकिन मैंने यहाँ क्या गलती कर दी, मैंने यहाँ लगा दिया आर। जी हाँ, 40 लाख, 40 लाख के साथ मैंने लगा दिया है आर। तो यहाँ जो आर लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर हमें ये कह रहा है कि जब भी हम एक फिक्स्ड अमाउंट की बात करेंगे, जब भी हम पैसों की या टाइम की या डिस्टेंस की फिक्स अमाउंट बात करेंगे बिल्कुल, तो उस कंडीशन के अंदर उसे सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। और सिंगुलर अगर कंसिडर किया जाएगा तो ये लाजिम है कि उसके साथ एक सिंगुलर वर्ब आएगी जो कि है इज, इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। क्या करेक्ट है क्या गलत है आप इसको एक बार वापस रिव्यू कर लीजिएगा। सेकेंडली आपके सामने स्ट्रक्चर नंबर 8 जो कि बहुत ही छोटा है, मुझे उसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वो ये कि कभी कभी एक सिंगल इन्फिनेटिव भी इस्तेमाल होता है। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि मैं बोल दूं टू प्ले, टू ड्राइव, टू जंप, तो ये सारे वर्ब्स हैं और इनके साथ टू लगा हुआ है, तो इसलिए ये कहलाते हैं इन्फिनेटिव। तो अगर एक अकेला इन्फिनेटिव आ जाए तो चलो वो कंडीशन तो सही रहती है, लेकिन अगर इन्फिनेटिव आ रहा है सेंटेंस में तो उसके साथ एक और इन्फिनेटिव आ रहा है, मतलब इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव दो इन्फिनेटिव आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या मामला हो जाता है? ऐसी सिचुएशन में जो केस बनता है वो ये कहता है कि आप प्लूरल वर्ब लगाइए। जबकि अगर सिर्फ एक अकेला इन्फिनेटिव आ जाए तो फिर सिंगुलर वर्ब लगती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ टू क्राई इज अ ग्रेट हॉबी, यानी रोना जो है वो एक अच्छी हॉबी है। ठीक है, इस के साथ करके लगाया ना मैंने, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ टू क्राई एंड डांस इज अ ग्रेट हॉबी, रोना और नाचना भाई एक बहुत अच्छी हॉबी है, तो वहाँ इस गलत होगा। टू क्राई एंड डांस आर अ ग्रेट हॉबी, ठीक है, वहाँ आर लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने दो दो इन्फिनेटिव एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कर दिया। यही सारी बात यहाँ पे होने वाली है, और आई होप सो आपको ऑफ के आठ स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं। अब तो अब हम देखते हैं कि द यूज़ ऑफ बट इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्चुअल में होता क्या है। अब इसकी बारी है। तो बट की बात करें तो बट के भी दो यूजेस होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंजंक्शन में इसका क्या मतलब है। कंजंक्शन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब भी ये कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब उर्दू में होगा लेकिन। क्या होगा? लेकिन। तो अगर इसका मतलब लेकिन है और अगर हमें इसकी कंडीशंस को देखना है तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंजंक्शन का टॉपिक है, एंड आई होप आप में से बहुत सारे लोग इसका मतलब समझ भी गए होंगे कि इसको सेंटेंसेस में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। वो जो मैं कहता हूँ ना कि अगर मैं बोलूँ कि अली इज़ टॉल बट ही इज़ डम्ब, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अली जो है वो लंबा है लेकिन वो क्या है? बेवकूफ़ है। तो इस तरह इसका इस्तेमाल होता है एज अ कंजंक्शन, जो कि हम यहाँ पर नहीं देखेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसका जो यूज़ है वो कंजंक्शन के बजाय सबसे ज़्यादा आता है एज अ प्रपोजिशन। और जब भी इसका यूज़ मैं एज अ प्रपोजिशन करूँगा तो वहाँ इसके मतलब बन जाते हैं के अलावा या सिवाय इसके। ठीक है, दोनों में से आप जो भी मतलब चूज़ करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, मतलब या मायने जो हैं वो टोटली सेम है। ठीक है, सो इस वाले जो पैटर्न है उससे रिलेटेड आपकी सिर्फ चार कंडीशंस हैं जो बट में है, और वो बड़ी बड़ी नहीं है, वो एक ही में आ जाएगी, मतलब एक ही केस में चार कंडीशंस आ जाएंगी। वो कौन सी कंडीशंस हैं आइए चलिए देखते हैं। तो आपके सामने आप देखिएगा बिल्कुल मौजूद हैं और बहुत ईजी हैं। एवरी वन बट, नो वन बट, एवरीथिंग बट और नथिंग बट, यही चार चीज़ें हैं जो बट से रिलेटेड हैं बस। ठीक है, अब इनको सही से समझना है बस, सारा गेम ये है। वो ये कि अगर मैं बोलूँ एवरीवन बट, तो मैं बोल रहा हूँ कि हर कोई लेकिन, इसका ये इंडिविजुअल मतलब है। अब आप बोल रहे थे कि प्रेपोजिशन होता है बट, तो उसमें लेकिन इसका मतलब नहीं होता, फिर हमने यहाँ लेकिन क्यों लिखा है? अभी मैं इंडिविजुअली इसको बता रहा हूँ।
अगर मैं मिलाकर इसका मतलब बोलूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि हर कोई, मतलब सिवाय हर किसी के, मैं ये कहना चाहूंगा। अगर एवरीवन बट बोल रहा हूँ तो वो भी सही है, और अगर मैं बोलूँ हर कोई लेकिन, तो ये भी सही है। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मतलब लेते हैं। मैं आपको इंडिविजुअली यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है समवन के लिए, यानी किसी शख्स के लिए। जब हम किसी शख्स की बात करेंगे तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और अगर मैं बोल दूं कि नो वन बट, तो यहाँ पे नो वन बट का मतलब ये है कि कोई नहीं लेकिन, या अगर मैं इसको एक्चुअल मीनिंग के साथ बोलूं तो इसका मतलब होगा सिवाय किसी के भी नहीं। ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगा। और एवरीथिंग बट या नथिंग बट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा कि ये जो है वो किसी चीज के लिए इस्तेमाल होगा। ऊपर के जो दो थे वो इस्तेमाल हो रहे थे किसी शख्स के लिए, नीचे के जो दो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं किसी चीज के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है बस। और कुछ कंडीशन इसी के अंदर जो मौजूद हैं इससे रिलेटेड, वो आप याद रखिएगा। वो ये कि ये जो जितने भी मैंने आपको ऊपर बताए चार के चार, ये सारे कंसिडर किए जाते हैं एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या कंसिडर किए जाते हैं? एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। और आपको पता है मशहूर ज़माना बात जो मैं बिल्कुल वीडियो के शुरू से बोलता आ रहा हूँ, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर इनको सिंगुलर कंसिडर किया जा रहा है तो ये लाजिम है सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, या सिंगुलर वर्ब आएगा, वट एवर यू विल से, इट्स द सेम। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि बट जो है इनमें जितना भी यूज़ हो रहा है वो सारे बट आपके प्रपोजिशंस हैं। ठीक है, और ये जो आपके सामने तीनों चीज़ें आएंगी ना, लाइक ये, इसके बाद कोई ना कोई या तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, या कोई ना कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, या कोई ना कोई अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो इन तीनों में से अगर कुछ भी इसके बाद लिखा हुआ है तो वो इसका ऑब्जेक्ट होगा, ये आपको याद रखना है। और उसको हम कहेंगे प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। बट आपका यहाँ पे प्रपोजिशन है तो उसका प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट या तो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जो इसके आगे होगा, या तो कोई प्लूरल ऑब्जेक्ट होगा, या तो, सॉरी ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, या तो कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा जो वर्क करेगा एज अ प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट लेकिन काम करेगा एज अ प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तीनों तीनों की बात हो रही है। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो भी, मतलब होगा तो सब्जेक्ट ही, लेकिन काम किसका करेगा? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट का। और अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स जाननी है तो ये मैंने आपको अपनी पुरानी बेसिक वीडियोस में बताया है, सिखाया है, जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। इसके बाद मैं उसको इसी वीडियो के साथ टैग कर दूंगा। तो इन तीनों को प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, बस आपको ये याद रखना है, क्योंकि बट कौन है? बट प्रपोजिशन है यहाँ पर। अब आप देखिएगा कि जो सेंटेंस आपके सामने मौजूद है, क्या ये हमारी कंडीशन से मैच कर रहा है? नो वन बट माई फ्रेंड हैव विश्ड मी हैप्पी बर्थडे। कोई नहीं लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे विश किया हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि नो वन बट, ये बात तो सही है। माई फ्रेंड, अब मैंने आपको बताया ये माई फ्रेंड यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, वो कुछ भी हो, आपको ये बात पता है कि जब हमारे पास ये नो वन वाला स्ट्रक्चर आ रहा है तो ये सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो इसका मतलब इसके साथ एक सिंगुलर वर्ब को आना है। लेकिन यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं हैव लगा हुआ है। हैव आपका सिंगुलर वर्ब नहीं है, हैव आपका प्लूरल है। और अगर हैव आपका प्लूरल है तो ये बात सही है कि आपको इसको चेंज करना होगा किसमें? हैज में। तो अब आप बोलेंगे नो वन बट माई फ्रेंड हैज विश्ड मी हैप्पी बर्थडे। नो वन बट माई फ्रेंड हैज विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, जो कि बिल्कुल सही सेंटेंस है। फिर से एक बार इस स्लाइड को देख लीजिए, चाहे तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए। अच्छा जी, तो अब हम बात करेंगे द यूज़ ऑफ मच एंड मैनी इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैनी और मच का क्या एक्चुअली यूज़ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, हम इसको फाइनली देख लेते हैं। दोनों का मतलब होता है ज़्यादा उर्दू के अंदर। ठीक है, यानी अगर मैं मैनी बोलूँ तो उसका मतलब भी है ज़्यादा, अगर मैं मच बोलूँ तो उसका मतलब भी है ज़्यादा। अब मैनी जो है वो अपने तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, मच जो है वो अपने तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। दोनों में कहीं ना कुछ फ़र्क है। वो क्या है? आइए चलिए देखते हैं। तो मैनी जो है वो एक्चुअली बताता है क्वांटिटी इन नंबर्स, यानी जब मैं नंबर्स मेंशन करके बात करूं तो वहां पे मैनी इस्तेमाल होगा। मैं बोलूं कि 4 कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या इस तरह मैं मेंशन कर दूं नंबर के साथ किसी भी चीज़ को, तो बस आप समझ जाइए कि वहां पे मैनी इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसी तरह मच का क्या होगा कि मच में कभी भी नंबर मेंशन नहीं होंगे। ठीक है, चीज़ बता दी जाएगी ज़्यादा लेकिन उसके नंबर मेंशन नहीं होंगे, यानी उसमें नंबर मौजूद नहीं होगा। और दूसरे पॉइंट से आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वो क्या है? वो ये है कि
मैनी के साथ हम लोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन कंसिडर करेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब ये है कि ऐसे नाउन्स जिनको मैं गिन सकता हूँ और वो प्लूरल भी हैं। प्लूरल का मतलब वो ज़्यादा हैं। अगर मैं बोल दूं कि 3 गाड़ियाँ, तो गाड़ियाँ हैं, सबसे पहली बात वो प्लूरल है। और कितनी है? 3 है, मैं उन्हें गिन सकता हूँ। ठीक है, ये बात है। तो इसमें आपको एक बात समझ आई कि अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब ये एक प्लूरल सब्जेक्ट भी है। और अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये बात साफ लाजिम है इसके ऊपर कि इसके साथ क्या है, एक प्लूरल वर्ब आए इसके साथ। ठीक है, ये हम शुरू से यही पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया इस कंडीशन के अंदर तो वर्ब भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। इसी तरह मच के अंदर हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स को। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जो हमारी काउंटिंग से बाहर हैं। ऐसे कौन से नाउन होते हैं? ऐसे होते हैं बहुत सारे नाउन, हम एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो हम उसको सिंगुलर कंसिडर करते हैं, और अगर हम उसको सिंगुलर कंसिडर करते हैं तो फिर वही बात घूम फिर के आ गई क्या, कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है तो अल्टीमेटली आपका जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। इज दैट क्लियर? आई होप सो, यहाँ तक बात क्लियर है। अब फाइनली हम इसकी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, सिर्फ मैंने देयर को रिमूव कर दिया वहां से। ठीक है, आपको दोनों मेंशन करके बता इसलिए दिया कि सेंटेंस कभी ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। यानी मैनी जो है वो शुरू में भी आ सकता है और मैनी बीच में भी आ सकता है। बस कहने का मसला या मतलब जो है वो ये है। ठीक है, बाकी आप कंडीशंस को देखिए, वही कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट्स थे, प्लूरल पहले से मौजूद है। ठीक है, प्लूरल नाउन वहाँ पे है। तो अगर स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन वहाँ पे है तो उसके साथ जो वर्ब है वो आर है। आर क्या है? एक प्लूरल वर्ब है। तो जैसा नाउन वैसा वर्ब, यानी जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। नाउन बोलूँ या सब्जेक्ट बोलूँ, आपको पता है, मैं शुरू में बता चुका हूँ, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो मच जो है यहाँ पे आप मच की एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज मच शुगर इन द टी। देयर इज मच शुगर इन द टी। मैं ये बोलूँ तब भी ठीक है, या फिर मैं अगर बोल दूँ मच शुगर इज इन द टी, दोनों बातें ठीक है। सिर्फ देयर मैंने हटा दिया और मच को शुरू में ले आया हूँ शुगर के साथ। शुगर हम गिन नहीं सकते, शुगर इज अनकाउंटेबल। और अगर शुगर अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब वो सिंगुलर है, और अगर शुगर सिंगुलर है तो हमें पता है जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। शुगर हमारा सिंगुलर है, दैट मीन्स हमारा वर्ब भी क्या आने वाला है, सिंगुलर आने वाला है। और सिंगुलर वर्ब क्या है यहाँ पर? इज। तो ये था सारा मैनी और मच से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आई होप सो दैट इज क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, अब छोटी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों के साथ या लोगों के साथ, जो भी लोग पढ़ रहे हैं, जिस भी लेवल पे पढ़ रहे हैं, लेकिन आज तक वो इस कंफ्यूजन को शायद सही नहीं कर पाते, या पता नहीं उनके जहनों में नहीं होता। यार आज मैं इसको भी मेंशन कर देता हूँ। मैनी जो है वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहली बात, टोटली डिफरेंट का क्या मतलब हुआ? वो सबसे हटकर है, मतलब वो एक अलग ही चीज़ है। ठीक है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अलग चीज़ क्यों है वो? कि मैं अब आपके सामने जो चीज़ लिख रहा हूँ या आपको दिखा रहा हूँ वो आप देख लीजिए। क्या है वो? कि मच जो है वो आपकी पॉजिटिव डिग्री कंसिडर की जाती है एडजेक्टिव की। ठीक है, हम मच लगा देते हैं ना तो वो पॉजिटिव डिग्री है। अब इसकी एक कंपैरेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव, वो हम कहते हैं मोर। और फिर इसी की एक सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, उसको हम कहते हैं मोस्ट। बस ये मैं उनको बताना चाह रहा हूँ जिनका थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव का, और आई होप होगा लोगों का ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर किसी का नहीं है, कोई बिल्कुल जीरो लेवल पे है, तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं एडजेक्टिव्स पढ़ाऊंगा तो तब मैं सब कुछ साथ लेता हुआ चलूंगा। तो खैर, अभी आप अपने लिए यहाँ पे कहीं लिख लीजिए। जबकि आपका जो मैनी है वो टोटली इन सबसे डिफरेंट है, इसलिए है क्योंकि वो इनमें से किसी भी डिग्री का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वो एक दूसरा लफ्ज़ है। मच जो है वो इन डिग्रीज में आता है। मच की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो मोर है, और मोस्ट जो है वो इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा था बस। तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर किसके, थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स हम मोर के देखेंगे, क्योंकि मोर का जब यहाँ पे जिक्र हो गया है तो थोड़े से उसके स्ट्रक्चर्स हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में खास लाइक इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 ये है कि जब भी मैं मोर देन वन लगा दूं, अच्छा मोर जो है ना वो देन वन के साथ ही आएगा। ठीक है,
क्योंकि वही कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। बाकी अगर मोर ऐसे ही मैं लगा दूँ तो उसमें फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वो फिर कंपैरिजन शो करना शुरू कर देता है, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ वाटर इज़ मोर वाटर इज़ मोर विस्कस देन हनी, अगर मैं ऐसे करके बोल दूँ तो वैसे तो ये गलत सेंटेंस है, लेकिन मैं गलत इन अ सेंस कि वाटर विस्कस नहीं होता इतना, ठीक है। बट मैं एज अ सेंटेंस के तौर पे बोल रहा हूँ, तो मैं बस यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ वाटर को किससे, हनी से। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मोर ऐसे ही लगाने का तो फायदा नहीं है। मोर कंफ्यूजन तब करता है जब इसको हम लगा देते हैं देन वन से। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझिए, जब भी आपके सामने मोर देन वन होगा तो आपके उसी स्ट्रक्चर के अंदर मोर देन वन के आगे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और वही बात, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, मोर देन वन स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट। एक से ज्यादा स्टूडेंट ने कंप्लीट किया है असाइनमेंट। अब आपका स्टूडेंट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है, हैज आया है, तो वो भी क्या है, सिंगुलर वर्ब। इसी तरह स्ट्रक्चर नंबर टू के अंदर अगर मैं बोल दूं मोर देन टू या थ्री, अब मैं वन की बात नहीं कर रहा, मोर देन टू, थ्री, फोर, फाइव, 25, मैं जितने भी नंबर ऐड कर लूं, इस कंडीशन के अंदर आपका सब्जेक्ट जो आएगा वो प्लूरल आएगा। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो आपका जो वर्ब है वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। जैसा कि मैं बोल दूं मोर देन थ्री गर्ल्स वर आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर तीन गर्ल्स से भी ज्यादा गर्ल्स थी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मोर देन थ्री गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स जो है वो आपकी यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, जबकि वर्ब जो है वो आपका क्या है यहाँ पे, प्लूरल वर्ब। तो बस इतनी सी बात थी मोर में। और अब हम बात करेंगे कैरियर्स ऑन, सॉरी, यूज ऑफ कैरियर्स इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। शुरू करें, थक गया मैं वाकई। असल पे ये लेक्चर जो है ना, ये मेरे चैनल पे सबसे पहला लेक्चर होने वाला है जो शायद इतना बड़ा है, और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा जान मारनी पड़ रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस पर गलती करें। और ये बहुत मुश्किल भी होता है, इसलिए आप देखें मैंने स्लाइड्स को कितना बेहतरीन तरीके से टाइम लगा के डिज़ाइन किया है, सेट किया है, ताकि आपको समझ आए। और आई होप आपको एक एक चीज़ समझ आ रही होगी। अगर अब तक सेशन अच्छा रहा तो लाइक कर दीजिए। उसके अलावा अब समझेंगे कैरियर्स इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसके अंदर एक्चुअली ये होता है, इसका स्ट्रक्चर ये है कि एक नाउन पहले आएगा और नाउन के बीच में कोई भी कैरियर आ जाएगा, ठीक है। कैरियर्स क्या होते हैं मैं भी बताता हूँ। नाउन आएगा, नाउन के बीच में कैरियर्स आएंगे और फिर एक और नाउन आ जाएगा, ठीक है। क्या बात हुई, ये क्या मतलब हुआ, ये कैरियर्स कौन है। कैरियर्स का मतलब क्या है, कैरियर्स का मतलब है जो सेंटेंस को आगे कैरी करें, कैरी करते हुए लेके चलें, ठीक है। दो नाउन्स को आपस में कैरी करते हुए लेके चलें, ठीक है। सेंटेंस को नहीं, सॉरी, दो नाउन्स को कैरी करें, उनको हम कैरियर्स कहते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। तो वो क्या होते हैं, तो चलिए अब देखते हैं कैरियर्स इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आपके सामने जो लिस्ट मैंने पूरी दे दी है, ये है आपकी कैरियर्स की लिस्ट, जिसमें मौजूद है लाइक, अनलाइक, एज वेल एज, बिसाइड्स, एंड, नॉट, इंक्लूडिंग, हेडेड बाय, टुगेदर विथ। और एक और बात बता दूं, preposition सिर्फ अकेला विथ जो है वो भी आ सकता है, ठीक है, बिना किसी दूसरे लफ्ज के साथ, तो वो भी कैरियर कंसिडर किया जा सकता है। खैर, अ, इसके अंदर आप देखिए, अब ये जो आपको मैंने वर्ड्स दिए हैं, ये एक्चुअली प्रायोरिटी ऑर्डर भी है। प्रायोरिटी ऑर्डर के मुराद ये, मतलब उससे मुराद ये कि जो लाइक है आपका, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में दिखता है, और उसके बाद अनलाइक दिखता है। मतलब इम्पोर्टेंस का जो बैरियर है ना वो ये है। टुगेदर विथ, ये हेडेड बाय, ये बहुत कम दिखते हैं, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ ये है। तो आपको बस इतना सा याद रखना है इसके अंदर कि इस केस के अंदर वर्ब जो है वो डिपेंड करता है किस पे, फर्स्ट नाउन के ऊपर। और फर्स्ट नाउन कौन सा है, जो कि अब मैं मार्क कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखते रहिए। मैं किस नाउन की बात कर रहा हूँ, उस स्ट्रक्चर को देखते रहिए। तो उस स्ट्रक्चर में जो ये वाला नाउन है ना, जिसको जो अभी मैंने मार्क किया है, इस नाउन को लाइक आपको देखना है। अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब जो आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। अगर ये प्लूरल होगा तो वर्ब जो आएगा वो भी प्लूरल आएगा, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखना है कि यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है या किस तरीके का सब्जेक्ट है, यानी सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी से फिर आप वर्ब का पता लगा सकते हैं। अच्छा, एक खास बात ये बता रही थी कि आपका जो लाइक होता है ना, इसके साथ कुछ मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है या कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। वो ये कि लाइक भी दो तरीके से इस्तेमाल होता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ठीक है? मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। एक उसको हम इस्तेमाल करते हैं एज अ वर्ब, इसका मतलब होता है पसंद करना। अगर मैं बोलूँ आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। आई लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद है। समझ रहे हो, मतलब मैं इस तरह करके लाइक को इस्तेमाल करूँ एज अ वर्ब के तौर पे, तो उसका मतलब होता है पसंद करना।
लेकिन एक इसका यूज होता है लाइक का एज अ कैरियर, और उसमें हम इसको एज अ प्रपोजिशन कंसिडर करते हैं, जिसका मतलब होता है जैसा। क्या मतलब होता है? जैसा। वो क्या होता है? वो जब मैं कहता हूँ ना कि वो जो आपने अगर पढ़ा हो सिमिलीज वाले टॉपिक में कि एज वेल एज, और हम लोग लाइक को इस्तेमाल करते हैं ना, ही इज एज ब्लैक एज, याद होगा आपको? एज वेल एज कह दिया था मैंने, आई एम सॉरी। एज वेल एज के बजाय मैं बोलना चाह रहा हूँ ही इज एज ब्लैक एज या एज वाइट एज। वो जो हम कंपैरिजन सा करते हैं यार, दोनों को बोलते हैं कि ये भी सिमिलर है इससे रिलेटेड, ये भी सिमिलर है इससे रिलेटेड। अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइक शी इज एज ब्यूटीफुल एज अ प्रिंसेस। तो एज ब्यूटीफुल के बजाय मैं कर देता हूँ कभी कभी शी इज लाइक अ प्रिंसेस, वो उसकी तरह है। समझ आ रहा है मैं कह रहा हूँ? मतलब जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ये मैं पूछ रहा हूँ। तो अगर वो सेंटेंस आपके समझ आ गया है तो इसका मतलब आपको दोनों यूज पता चल गया लाइक के, ठीक है? बस ये इतनी सी बात है। तो कुछ खास दिखाना नहीं है, और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नहीं आता है, ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वो आपसे ये पूछेगा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने सामने दिया है ना, नाउन प्लस कैरियर्स प्लस नाउन, ये मैं आपको थोड़ी एडिशनल साइड बाय साइड चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके जहन में होना ज़रूरी है, जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। तो अब देख लेते हैं। मेरी लेक्चर स्लाइड एक्चुअली 20 पे जा चुकी है। मेरी स्लाइड जो है एक्सप्लोड कर जाएगी आज, शायद देखते हैं। ताहिर एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज हैप्पी टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। ताहिर जो है और उसके साथ साथ उसके दोस्त भी, अब देखो मैंने ताहिर और दोस्त दोनों को साथ कैरी कर दिया। अब अगर मैं फर्स्ट नाउन के मुताबिक वर्ब लगाना चाहूँ तो मुझे पता है कि फर्स्ट नाउन मेरा कौन है? ताहिर है। तो ताहिर के लिए यहाँ वॉज बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब वो टेंस पे डिपेंड करता है। अगर प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो वॉज नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? इज आएगा। अब वो टेंस का केस आ जाता है यहाँ पे। पास्ट टेंस के मुताबिक जो वर्ब लगा हुआ है वो बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। वॉज हैप्पी टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, वो खुश था साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को। तो इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर्स हैं अब ऑफ के, जो मुझे बताने तो मैं अभी भी, मतलब आप बोल रहे हो यार ये क्या है, ये क्या मुसीबत क्या है, ये ऑफ तो खत्म ही नहीं हो रहा। ऑफ के ऑलरेडी 8 स्ट्रक्चर्स थे, और अब हमें कुछ एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर्स भी सीखने हैं ऑफ के। तो अब आधे लोग बोलेंगे कि आपको उसके साथ ही बता देना था, आपने अलग एंड में क्यों बताया? तो एंड में इसलिए बता रहा हूँ कि अब जो एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर्स है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये कम आते हैं एग्जाम्स में, ये ऐसे ही होते हैं। तो इनको आप मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ देंगे, आधे लोग भाग रहे हैं वीडियो बंद बंद करके। नहीं नहीं, तो इनको आपको करना तो है लेकिन कम कंसिडर करना है, ज़्यादा हावी नहीं करना अपने जहन के ऊपर भाई ये है तो ये नहीं आते, ठीक है? ज़्यादा जो आते थे वो वही 8 थे जो मैंने पहले बताया। ठीक है, तो देखो मैं इस तरह से भी हेल्प करके बता दूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। ठीक है? तो स्ट्रक्चर नंबर 1 देख लीजिए, अ नंबर ऑफ, अ ह्यूज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, और इनके साथ आपको प्लूरल सब्जेक्ट मिलेगा हमेशा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए तो वर्ब प्लूरल ही रहेगा। आप बस एक चीज़ ध्यान में रखो ना यार, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ये रूल बिल्कुल फिक्स है कि जो सब्जेक्ट है वही वर्ब है। ये आपको एडवांटेज है, बस वो इस चीज को घुमाते रहेंगे गोल गोल कि किसके साथ क्या आएगा, बस तुम्हें ये याद रखना है। ठीक है? तो यहाँ पे आपने देख लिया। अब इसकी एक्सेप्शन सिर्फ ये है कि अगर मैं इनके साथ जो आ आर्टिकल लगा हुआ है उसको मैं दा कर दूं, अगर उस आर्टिकल को मैं दा कर दूं तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट, ये सारे अपने साथ ले लेंगे क्या? एक सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट प्लूरल ही रहेगा लेकिन वर्ब जो आएगा वो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। कैसे? अगर मैं बोलूं अ लार्ज नंबर ऑफ बॉक्सेस वर लोडेड इन द वेयर हाउस, तो अब यहाँ देखिए मैंने क्या बोला? अ लार्ज नंबर ऑफ बॉक्सेस वर लोडेड इन द वेयर हाउस। ठीक है, तो बॉक्सेस जो है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने कहा अ लार्ज नंबर ऑफ लिखा हुआ है, तो उसके साथ वर्ब भी क्या आ रहा है? प्लूरल, जो कि कौन है? वर है। लेकिन अगर मैं इसको दा कर दूं, द लार्ज नंबर ऑफ, तो आप देख सकते हैं कि द लार्ज नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन आपका जो वर है वो चेंज हो गया है किसमें? वॉज के अंदर, क्योंकि आपने दा लगा दिया है। और ये क्यों हो रहा है? ये उसको बना रहा है सिंगुलर। क्यों? क्योंकि जब भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं ना, तो दा उसको बना देता है, स्पेसिफिक कर देता है, मतलब खास कर देता है। a लार्ज नंबर ऑफ बॉक्सेस का मतलब है कि बहुत सारे बॉक्सेस होंगे जो लार्ज नंबर ऑफ, मतलब जो कि लोड किए जा रहे होंगे वेयर हाउस के अंदर। लेकिन द लार्ज नंबर ऑफ बॉक्सेस का मतलब है कि कुछ मखसूस या कुछ खास जो होंगे वो बड़े बड़े बॉक्सेस की बात हो रही है जो वेयर हाउस में लोड कर दिए जाएंगे।
आप उर्दू से मत जाइए, खैर उर्दू से मुझे पता है लोग फंस जाते हैं, मैं भी फंस जाता हूँ, उर्दू से मत जाइए। आप बस इतना याद रखिए कि जब मैं आ लार्ज नंबर ऑफ लगाऊं बॉक्सेस, तो हर चीज़ सेम रहेगी, सिर्फ आपका जो वर्ब है वो प्लूरल आएगा। लेकिन जब मैं द लार्ज नंबर ऑफ बॉक्सेस लगाऊंगा तो द उसको स्पेसिफिक बना देगा, और स्पेसिफिक बनाने की वजह से आपका जो वर्ब है वो बन जाएगा सिंगुलर। क्या बन जाएगा? सिंगुलर। बस आप इस तरह याद रखिए तो आप डायरेक्ट अपनी अप्रोच पे आ जाएंगे कि किस तरह आपको लाइक क्या करना है। ठीक है, तब आप पूरा उस पे आ जाओगे प्लेटफॉर्म पे। आपको फिर ज़्यादा गोल गोल घूमने की ज़रूरत नहीं है या उर्दू में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 को। अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ नाइस डील ऑफ, द अमाउंट ऑफ। तो इसके अंदर आप याद रखिएगा द जो है वो हमेशा अमाउंट ऑफ के साथ आता है, बाकी जो तीन आपको दिख रहे हैं आ के साथ वो भी फिक्स्ड होते हैं। और इनके साथ हमेशा एक अनकाउंटेबल नाउन आएगा जिसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो क्या होगा? सिंगुलर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन्स अल्टीमेटली कंसिडर किए जाते हैं एज सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। जैसा कि मैं बोलूँ द अमाउंट ऑफ शुगर इज नॉट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ शुगर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ शुगर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ लगा हुआ है, ठीक है। शुगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ वर्ब क्या है? इज, तो ये भी बिल्कुल ठीक। इसी तरह मैं बोल दूं अ गुड डील ऑफ राइस वाज सोल्ड बाय द शॉपकीपर, अ गुड डील ऑफ राइस वाज सोल्ड बाय द शॉपकीपर। ठीक है, तो यहाँ पे राइस आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, शुरू का जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक है। वॉज आपका एक सिंगुलर वर्ब है, जिसके साथ सोल्ड जो है वो आपका लगा हुआ है, वो भी वर्ब का ही हिस्सा है। तो आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस स्ट्रक्चर के अंदर। स्ट्रक्चर नंबर 3 ये है कि 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, घबराओ नहीं भाई, ठीक है, बहुत मुश्किल से बनाया मैंने। 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, या 10, 20, 30 एक्सेट्रा परसेंट ऑफ, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, या मैं बोल दूं मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, सम ऑफ। ये जितने भी हैं ना, ये जितने भी हैं, इनका कुछ खास मतलब नहीं है। जिनमें से शुरू वाले जो हैं वो हम लोग कहते हैं ना एक चौथाई हिस्सा या इस तरह करके, वो इन सब के लिए है। जब इस तरह की चीजें आपको नजर आए सेंटेंसेस के अंदर, आप ये याद रखिएगा कि इनके साथ एक अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, इनके साथ एक प्लूरल नाउन भी आ सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब लगा देना, अगर प्लूरल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब लगा देना। बस, और तुम्हें कुछ नहीं करना है, दैट्स इट। ठीक है, और ये तो बहुत बच्चों वाली बात है। बस ये याद रख लो कि किन के साथ क्या होगा। ठीक है, और वो भी तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मैंने बोला ना ये सब एक्सेप्शनल केसेस हैं, किसके? ऑफ के। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। फिर भी इसका एक सेंटेंस देखना चाह रहे हो तो देख लो। वो ये कि 1/3 ऑफ शुगर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, 1/3 ऑफ शुगर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे 1/3 ऑफ, ये तो पहला सही है, बिल्कुल सेम। शुगर यहाँ पे एज अनकाउंटेबल, ठीक है, और इस जो है वो उसका वर्ब है, बिल्कुल ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स वर सेंटेंस टू 10 years इन जेल। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, अगर जेल में किसी को कुछ भी लाइक सुना दिया जाता है ना, वो जो हम कहते हैं ना कि इसको सजाए मौत सुना दी गई है, इसको ये कर दिया गया है, तो उसको हम सेंटेंस टू का लफ्ज देते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो उसको 10 साल की सजा सुना दी गई थी जेल के अंदर, इसको मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स को। यहाँ पे क्रिमिनल्स होगा अब ये, तो क्रिमिनल्स अगर हो गए हैं तो ये प्लूरल नाउन है। और अगर नाउन प्लूरल है तो अभी हम टेंसेस को नहीं देख रहे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करता तो यहाँ पे आर लगा हुआ होता। ठीक है, तो वो आपको दे देंगे वो लोग। स्पॉट द एरर में आपको बस जो उसको उसको सही या गलत मार्क करना होता है, उसको चेंज नहीं करना होता। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चंस करवाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, तो फाइनली अब हम क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। शेक्सपियर इज वन ऑफ द बेस्ट पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। तो अब होगा कुछ यूं कि मैं आपको इस तरह सवाल पढ़ के बताऊंगा। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं आपके, और मैं आपको सवाल के बाद इनके आंसर्स भी बताऊंगा। तो बेहतर ये कि जब मैं सवाल बता दूं तो तब आप अपने पास क्वेश्चन को भी लिख लें और आंसर भी लिख लें, प्रैक्टिस के लिए अगर आप लिखना चाहें। और जब मैं आपको आंसर एक्चुअल वाला बता दूं तो आप उसको करेक्ट कर लें। तो सब इसमें स्पॉट द एरर है ना, तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन लिखना है और मिटाना है बस, और कुछ। और क्वेश्चन आप भले पूरा उतार लीजिएगा बाद में, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने लिख लिया होगा अपना आंसर। यहाँ पर एक्चुअली सीन कुछ ये है कि मैंने आपको वन ऑफ का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, याद है?
अब आप बोलेंगे कि उसमें तो वन ऑफ शुरू में आया हुआ था, तो देखें वन ऑफ जो है वो बीच में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। वन ऑफ जरूरी नहीं है कि शुरू में ही आएगा। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर फॉलो करना है वन ऑफ के अंदर। वो क्या था, मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, ऑफ के ऊपर लेके चलता हूँ, एक मिनट। ऑफ में था ना, हाँ ये रहा। ऑफ का जो स्ट्रक्चर नंबर वन है, जिसके अंदर साफ मेंशन्ड है कि वन ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। तो अगर तो आपने इस बात को पकड़ा है और सही पकड़ा है, तो मेरे मुताबिक आप इस सेंटेंस को देखिए, शेक्सपियर इज वन ऑफ द बेस्ट पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए सी। क्यों? क्योंकि पोएट को हम चेंज करेंगे पोएट्स के अंदर, हमें एक प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, जबकि हमारे पास जो सिंगुलर वर्ब है वो बिल्कुल ठीक है। वो क्या है? वो इज है और बिल्कुल ठीक है। जबकि पोएट जो है वो गलत है। या पोएट्स बनेगा वो, और उसको हम इस तरह सही कंसिडर कर सकते हैं। अब देखें, एक बात आपको इससे ये पता चल गई कि वन ऑफ जो है वो बीच में भी आ सकता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा बस। अब नीचे लिखा हुआ है, माई ब्रदर एज वेल एज माई सिस्टर इज अ स्टूडियस नर्ड। स्टूडियस नर्ड का मतलब होता है कि पढ़ाकू बच्चा। ठीक है, या ऐसा शख्स जो दिन रात बस पढ़ाई करता रहे। ठीक है, बस ये कहना चाह रहा हूँ इसमें। तो मेरा भाई और मेरी बहन दोनों ही सब स्टूडियस नर्ड हैं। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, आपको याद आ रहा होगा। आप लिखिए आंसर, फिर मैं आपको एक्चुअल आंसर बताता हूँ। आई होप सो आपने लिख लिया होगा। तो अब मेरी बात सुनिएगा, इसके अंदर आंसर आपका होगा ई, जो कि है नो एरर। क्यों? क्योंकि वर्ब जो होता है वो इस केस में डिपेंड करता है किसमें, फर्स्ट वाले नाउन के ऊपर या फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि मैंने आपको बताया था। नाउन, ये कैरियर केस है। ठीक है, नाउन प्लस कैरियर प्लस नाउन, ये वो वाला केस है। तो ब्रदर के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो ब्रदर क्योंकि एक है, सिंगुलर है, तो उसके लिए जो हमारे पास वर्ब आना था वो भी सिंगुलर ही था। तो उन्होंने पहले ही मेंशन करके दे दिया इज जो है वो सिंगुलर है, तो इसका मतलब वो पहले ही करेक्ट है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स व्हाई देयर इज नो एरर। अब नंबर थर्ड पे है, एवरीथिंग बट द कोकोमो weren't देयर। तो चूंकि भाई मैं फीचर कर सकता हूँ यार, कोकोमो डाल सकता हूँ मैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो अब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एवरीथिंग बट द कोकोमो, सॉरी, आज तो बहुत स्लिप ऑफ टंग हो गया भाई। एवरीथिंग बट द कोकोमो वर नॉट देयर, वरंट देयर या वर नॉट देयर। ठीक है, तो इसमें आप मुझे गलती बताइए क्या होनी चाहिए। आई होप सो आपने एरर को कर लिया होगा, स्पॉट कर लिया होगा। तो अब जो इसके अंदर गलती है वो हम देखते हैं। आंसर है आपका डी। यहाँ पे जो वरंट लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है, इसको होना होगा वॉजेंट। क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ये कौन सा केस है, दिखा दूं, बता दूं? ये बट वाला केस है एक्चुअली। एवरीथिंग बट, नथिंग बट, याद आया? नो वन बट, मैं दिखा देता हूँ पीछे जाके। बट में था, बट तो नीचे था एक साथ में मेरा। तो यहाँ देखिए, एवरी वन बट या एवरीथिंग बट, इस केस में क्या बात की मैंने, यहाँ पे आपको हमेशा याद रख लीजिए, आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। जब आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप एक सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, नो मैटर व्हाट इज प्रेजेंट। मैंने यहाँ कोकोमोस की बात नहीं करी, मैंने कहा है कोकोमो, सिंगल कोकोमो। ठीक है, हाँ वही वाला कोकोमो मुझे भी दो। तो वो अकेला है यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा नहीं है। तो इसलिए हम सिंगुलर ही यूज करेंगे। और अगर ज्यादा भी हो जाए तो आपको पता है एवरीथिंग बट वाले केस के अंदर हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, नो मैटर व्हाट। ठीक है, यही है कि आप बार बार देखेंगे तो आपको प्राइज होता रहेगा, फिर आप खुद अच्छी तरह कर पाएंगे। अब आपके सामने नंबर 4 है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन। ये बहुत आसान है यार, ये तो गलत करना ही मत, बहुत अफसोस होगा मुझे। बहुत सिंपल, बहुत इजी, आई होप आपने कर लिया होगा। इसका आंसर है आपके सामने सी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, ये क्या बात हुई, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर होगा। क्यों होगा? मैंने आपको पीछे ही पढ़ाया था, मैं ले भी जाता हूँ। अ, तो- तो ये रहा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो, मैंने कहा था ना इसके साथ प्लूरल लगेगा, तो इसका मतलब अगर इसके साथ प्लूरल लग रहा है सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। तो यहाँ पे आपको इसके बजाय लगाना था क्या, आर। अब नीचे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ मिल्क
इज इनसफिशिएंट। बताइए क्या एरर है इसके अंदर। बहुत इजी, बहुत आसान, आपके सामने आंसर मौजूद है। इसका आंसर है ई, जो कि है नो एरर। क्योंकि देख रहे हैं आप कि एक सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्यों? क्योंकि मिल्क जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन्स को हम सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये बात मैंने बहुत बार दोहराई, बताई, और यहाँ पे भी ये बात मौजूद है। आप चाहें तो इसको अपने पीछे जाके साइड मैं दिखा दूं क्या? मेरे ख्याल आपको पता ही है यार, बार बार मैं दिखाऊं था। एक मिनट रुको। ये रहा ना, द अमाउंट ऑफ, ये रहा नंबर 2। द अमाउंट ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब हमेशा होगी या होगा। अब देख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक हमने सब कुछ जो जो पढ़ा है उसी के तरह बना बना के मैंने आपको स्पॉट द एरर्स भी सामने दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, इसी वजह से हमने इस यूज़ करा। बिल्कुल ठीक है, ये नो एरर है। ठीक है, तो अब आखिरी वाला, सॉरी आखिरी कह रहा हूँ, इस स्लाइड का यानी इस पेज का आखिरी देख लें, जो कि है नंबर 6। मोर देन टू स्ट्रेंजर्स एट द बस स्टैंड इज लुकिंग सस्पिशियस। ये भी बहुत आसान है, इसमें तो आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कर लिया आपने। यहाँ पर आंसर है डी, जो कि क्या है, इज लुकिंग सस्पिशियस, जिसके अंदर इज जो है वो प्रॉब्लम है। अब देख रहे हैं कि मोर देन टू स्ट्रेंजर्स एट द बस स्टैंड, दो से ज्यादा स्ट्रेंजर्स हैं बस स्टैंड पे, तो वहां पे इज क्यों आ रहा है? वहां पे आना चाहिए आर। तो एरर जो है वो है किसके अंदर? डी के अंदर। अब क्या मैं आपको पीछे आके मोर देन का भी दिखा दूं? चलो यार दिखा देता हूँ मैं। मुझे पता है एक दो, एक आध दो ऐसे लोग निकलते हैं जो रोते रहते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर है मोर देन, उसके साथ प्लूरल, स्ट्रक्चर नंबर 2। तो आई होप ये क्लियर है आपको। ये हमने देख लिए कुछ 6 क्वेश्चन। अब मैं बार बार इस पे क्लिक कर रहा था, इशू था, तो अब आप इस पे देख ही लीजिए। ये है नंबर 7। आइदर आई और माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी। अगर ब्रिटिश वाला बंदा बोलेगा तो इसको पार्टी बोल, आर को प्रोनाउंस नहीं करता वो। तमाम ये रूल है, जब पढ़ाऊंगा तब देखेंगे। खैर अभी हम नॉर्मली बोल देते हैं, जैसे बोला जाए तो आइदर आई और माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी। और इसके अंदर आप मुझे बताइए कि एरर क्या है। आंसर आपका है ई, क्यों नो एरर? क्योंकि आप देख सकते हैं इस केस के अंदर वर्ब जो है वो डिपेंड करता है सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर, यानी सबसे करीब सब्जेक्ट कौन था यहाँ पे? फ्रेंड्स था, तो फ्रेंड्स के लिए आर आएगा। अगर यहाँ पे आई होता तो एम आता। ठीक है, लेकिन आई तो दूर है, फ्रेंड्स करीब है, तो इस केस के अंदर हमारे पास आर आएगा। ठीक है, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। और इसीलिए एज पे आप देखिए, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ईच ऑफ द थ्री सिस्टर्स हैव शेयर्ड द चॉकलेट। इसमें क्या एरर है? तो आंसर है आपका सी, because in this case we know that subject will be plural but verb will always come along, always come singular, so instead of have use has। each of वाला केस है ये। क्या मुझे पीछे जाना चाहिए? चले जाता हूँ यार, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आप में से एक दो जो शायद रो रहे हैं कि भाई बता देना चाहिए, तो ये बात नहीं। देख रहे हो कितनी स्लाइड लगा दी, इतनी स्लाइड तो लेक्चर में ही लगा। ये रहा ईच ऑफ। देखिए सबसे पहले तो आप देख रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट है बट सिंगुलर वर्ब है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लूरल सब्जेक्ट रखा, जो कि आपका क्या है, सिस्टर्स। और वर्ब कौन है? वर्ब आपका यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए, जो कि हैव आया हुआ है, गलत आया हुआ है, हैव प्लूरल होता है तो हैज लगेगा। ठीक है, इसी तरह आप स्पॉट द एरर करेंगे। नाइन्थ है आपके पास, नाइदर कार हैव नाइट्रो इंस्टॉल्ड, हाउ कैन दे बी इन अ रेस। यानी कि नाइदर का मतलब क्या था? ना ही, यानी किसी भी कार में नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये बन रहा है कि किसी भी कार में नाइट्रो नहीं है। नाइट्रो कहते हैं यार, आ, ये तो पता ही होगा सबको यार। तो शायद कोई कन्या अगर देख रही है, लड़की अगर देख रही है, पर उसको नहीं पता है, बता दूं मैं, गाड़ी से तेज।
आई एम सॉरी, लेकिन अगर आपको पता है देन यू आर अ जेम, ठीक है, बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। नाइट्रो जो है वो गाड़ी में इंस्टॉल्ड नहीं था, या आप समझ लो कोई भी पार्ट, ठीक है, नॉर्मली मुझे पता है ना, मुझे बोलते हैं कि यार ये आपने क्या लिख दिया, ये इतना मुश्किल क्यों है, ऐसा क्यों है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई। ये जो हाउ कैन दे बी इन अ रेस, कि वो रेस में कैसे हो सकती हैं, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हाँ, मेन आपका जो सेंटेंस या जो भी कुछ है वो नाइदर कार हैव नाइट्रो इंस्टॉल्ड है, वहां पे एरर ढूंढी है, तो वहां पे क्या एरर है? आपका इसमें आंसर होने वाला है सी, जो कि हैव लगा हुआ है, वो हैज होगा, ठीक है, इस केस के अंदर हैज आएगा, ठीक है। बस यही छोटी मोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं मजाक कर रहा था बीच में, कोई सीरियस ना हो जाए भाई को लेके। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नाइट्रो का मतलब भी पता है, ठीक है, अच्छी बात है, लड़कों को तो पता ही होगा यार, लड़के तो अपने, लेकिन जिनको नहीं पता लड़कों में भी, तो बहुत कोई मसले वाली बात नहीं है भाई, पता कर लो, क्या नॉर्मल बात है। तो 10th के ऊपर आते हैं। 1/3 ऑफ सॉल्ट इज एडेड इन द रेसिपी, इसको रेसिपी कहते हैं। व्हाट डू यू थिंक दिस फूड इज? फिर आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, आप पता लगाइए और बताइए। तो 1/3 ऑफ सॉल्ट इज एडेड इन द रेसिपी, व्हाट डू यू थिंक इज, व्हाट डू यू थिंक दिस फूड इज? तो आंसर इसका होगा ई। इन दिस केस एज अनकाउंटेबल नाउन सॉल्ट इज प्रेजेंट, सो वी विल यूज वर्ब इज विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो नो एरर। मतलब कहना क्या चाहते हो ये कह रहे होंगे कुछ लोग, भाई कहना मैं ये चाहता हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन आपका सॉल्ट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन यहाँ लिखा हुआ है, मैंने बहुत बार बताया है, फिर बता दूं, वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, इसीलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा जो कि पहले ही मौजूद है, ऑलरेडी प्रेजेंट, तो इसलिए इसका आंसर ई होगा जो कि है नो एरर, ठीक है। तो यहाँ तक थे आपके सारे क्वेश्चंस, यहाँ तक थे आपके सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने थोड़ी बहुत शायद बातें की हैं उल्टी सीधी, मुझे पता है, तो उनके लिए बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ मैं, अगर किसी को बुरा लगा। आज का सेशन सबसे बड़ा था, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करता मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक एक नॉलेज जो दी है वो सही दी है। तफरी जो है प्लीज़ आप उसको, तफरी को साइड पे रखिएगा। ये आपका सारा असाइनमेंट है, ठीक है, जो कि शायद मैंने तफरी ज़्यादा की भी नहीं है, ठीक है, उसको सीरियस रखने की कोशिश की है, क्योंकि ये एक एप्टीट्यूड क्लास लेक्चर था, लेकिन फिर भी बीच में उल्टी सीधी चीज़ें आ रही थी, तो मुझे बस जो ख्याल आया मैंने बोल दिया। सो 1 2 3 ये तीनों आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं, जो आप में से कमेंट सेक्शन में सॉल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, आप जहां सॉल्व करना चाहें आप कर लें, बस आप सीखें इससे, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पक्का कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी सही नॉलेज नहीं है। ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई मुझे पता है, मंडे को आने की वीडियो, जैसा कि नॉर्मली सारी वीडियोस आती हैं, लेकिन वेडनेसडे हो गया और अब वेडनेसडे भी निकल गया, थर्सडे, तो ये है कि आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बाकी अब से आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वीडियो जो है वो मंडे तो वैसे मैं डाल ही देता हूँ वीडियोस, ठीक है, लेकिन फिक्स नहीं है कि मंडे को ही आए। बस एक चीज़ फिक्स है, वो ये कि हफ्ते में एक बार वीडियो लाजमी आएगी, ठीक है। अगर नहीं आए तो बस समझ जाइएगा कोई इशू है, कोई मसला है जिसकी वजह से नहीं आई। तो अब तक के लिए इतना ही, ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चन या आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, खासकर वो दोस्त जिनका ताल्लुक किसी भी तरीके के कम्पिटिटिव एग्जाम से है या किसी भी तरीके के एप्टीट्यूड टेस्ट से है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। बाकी और कुछ भी नहीं, सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड नेक्स्ट टाइम इज़ गोना बी नेक्स्ट वीक। स्टे हम्बल एंड लर्न इंग्लिश विद रोहान।